Hi guys and welcome back to the channel Deepak Yadav Education. Welcome to the Daily Hindu News and Editorial Analysis of 23rd of May 2024. तो गाइज आज है तारीख 23 मई 2024 और है थर्सडे। देखेंगे आज के द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर को एनालाइज करेंगे। बट लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले अगर आपको इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो क्या करना है, सबसे पहले डाउनलोड करना है टेलीग्राम, देन उसके बाद जाके सर्च बॉक्स में टाइप करना दीपक यादव एजुकेशन यूपीएससी। एज यू कैन सी गाइज आपको ये वाला चैनल मिल जाएगा, उस पर क्लिक करना और जाकर इस चैनल को ज्वाइन कर लेना। यहाँ से आप डेली बेसिस पे इस लेक्चर के पीडीएफ को डाउनलोड कर पाओगे। नाउ हमेशा की तरह हम लोग अपने लेक्चर को एक मैप के क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करेंगे। तो आज आप सभी को मैप में जाकर देखना है नाइल रिवर को कहाँ पर है एग्जैक्टली लोकेटेड, इसको अच्छे से मैप में देखना। देन उसके बाद आकर नीचे कॉमेंट सेक्शन में टाइप करना, जिससे कि आप लोग इसको लंबे समय तक याद रख पाओगे। साथ ही साथ एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि यूपीएससी पैटर्न के ऊपर बेस्ड आपको देखने को मिलेगा। मैं चाहता हूं आप में से ज्यादा लोग यहां पे इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें। क्वेश्चन बोलता है कार्लसबर्ग रिज ये कहां पे लोकेटेड है। अब आपको पता होगा रिज जो है दोस्तों ये एक ज्योग्राफिकल कॉन्सेप्ट है। आपको ओशन में जो प्लेट एक्टिविटीज हैं उसके वजह से यहां पर ये रिज का फॉर्मेशन देखने को मिलता है। अब जगह जगह पे जो रिजेस बन जाती हैं ओशंस के अंदर में, उनको अलग अलग नाम दे दिया गया है। तो यहीं पे आपसे इसी के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है, जो कार्लसबर्ग रिज है ये कौन से ओशन में लोकेटेड है। ऑप्शन नंबर ए अटलांटिक ओशन, बी इंडियन ओशन, सी पैसिफिक ओशन या फिर डी आर्कटिक ओशन। तो उसका सही आंसर सभी को नीचे कमेंट सेक्शन में देना है। एटलीस्ट सभी को उसमें पार्टिसिपेट करना है, जैसा मैं आप लोगों से डेली बेसिस पे बोलता हूं। बाय द वे इसका जो करेक्ट आंसर है वो मैंने आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करवा दिया है, वहां से भी आप इसको चेकआउट कर सकते हैं। और अगर वहां पर आंसर नहीं मिलता है तो भी कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वीडियो के लास्ट में इसके करेक्ट आंसर का डिस्कशन हम लोग करेंगे। तो चलो शुभारंभ करते हैं और चलते हैं आज के इंडेक्स के ऊपर। देखेंगे आज का द हिंदू न्यूज़पेपर हमारे लिए क्यों इतना इंपॉर्टेंट है, प्लस क्या क्या चीज़ें हैं जहां से एग्जामिनेशन के अंदर में क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो सबसे पहले आज के अखबार में पेज नंबर 1 पर एक आर्टिकल प्रेजेंट है, जहां पर बताया जा रहा है आयरलैंड, नॉर्वे एंड स्पेन इन तीनों ने मिलकर डिसाइड किया है कि वो फॉर्मल तरीके से पैलेस्टीन को एक रिकग्निशन देंगे एज अ कंट्री, जिस वजह से इजराइल काफ़ी नाराज़ हुआ। क्या किया इजराइल ने वो भी डिस्कस करेंगे। प्लस दोस्तों इंडिया और पैलेस्तीन का जो ये पर्टिकुलर सिचुएशन है, यहाँ पर भारत पैलेस्तीन को किस तरीके से देखता है, क्या हमने रिकग्निशन दिया है नहीं दिया है, वो भी यहाँ पे डिस्कस करेंगे। एक बहुत रेलिवेंट टॉपिक ये होने वाला है, इतना इंपॉर्टेंट है कि पेज नंबर 1 पर तो है, पेज नंबर 10 पर भी है, पेज नंबर 14 पर भी दोस्तों आपको ये देखने को मिलेगा। देन उसके बाद पेज नंबर 4 पर दूसरा आर्टिकल आपको प्रेजेंट देखने को मिलेगा, जहां पर बात हो रही है कि अभी रिसेंटली आपने देखा कि ईरान के जो प्रेसिडेंट है इब्राहिम रईसी, हेलीकॉप्टर क्रैश में इनकी डेथ हो गई, जिस वजह से इंडिया ने यहाँ पर एक सॉलिडेरिटी दिखाई है ईरान के साथ में, एकता को दिखाते हुए। जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट हैं वो अभी दोस्तों यहाँ पर जो डेथ के बाद की एक्टिविटीज़ है उसमें शामिल भी हुए। तो यहीं पर इसी बेसिस पर हम जानेंगे ईरान का इंपॉर्टेंस भारत के लिए। एस जयशंकर साहब क्या बोलते हैं, ठीक है, प्लस यहाँ पे इंडिया की साइड से क्या स्टेटमेंट्स गए ईरान को लेकर, हर एक चीज़ यहाँ पे डिस्कस करेंगे। बहुत कह सकते हो एक यूनिक सा टॉपिक है। यूनिक सा कहने का मतलब यह है इसके पीछे का जो बैकग्राउंड डेटा है वो बहुत यूनिक है, ठीक है, तो वहां तक जरूर वेट करना। देन पेज नंबर 7 पर एक और आर्टिकल प्रेजेंट है, जहां पे बात हो रही है अमेजन के जंगल के बारे में। अमेजन के जंगल जो साउथ अमेरिका में फैले हुए हैं, सबसे ज़्यादा ब्राज़ील में आपको देखने को मिलेंगे। दुनिया के लंग्स इनको बोला जाता है। लेकिन दोस्तों प्रॉब्लम यह है कि ये अमेजन के जंगल लगातार जलते चले जा रहे हैं। यहाँ पर बहुत सारी फायर्स देखने को मिली हैं, इवन 2024 में भी। अब बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, जो एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट बड़े बड़े मुद्दे उठा रहे हैं, ब्राजील की सरकार को क्रिटिसाइज भी कर रहे हैं कि भाई आप कोई एक्शन क्यों नहीं ले रहे, क्योंकि दोस्तों सिचुएशन पूरी पलट चुकी है। देखो नॉर्मली होता क्या है, एक पेड़ क्या करता है, ऑक्सीजन आपको देता है, उसके बदले में कार्बन एब्जॉर्ब करता है। लेकिन यहाँ पे प्रोसेस उल्टा हो चुका है। जो दुनिया के कह सकते हो सबसे बड़ा, सबसे लार्जेस्ट रेन फॉरेस्ट है, यहाँ पर सिचुएशन पलट चुकी है। ये क्या कर रहा है दोस्तों, ये यहाँ पर पेड़ जो है कार्बन एब्जॉर्ब करने की बजाय कार्बन यहाँ से बहुत सारा रिलीज हो रहा है एनवायरमेंट में, और पोल्यूशन बढ़ रहा है। कहोगे ये क्या चीज़ है, हाँ बिल्कुल डिटेल से समझेंगे आखिरकार क्या सिचुएशन अमेजन के जंगल में चल रही है आज के समय पर। फिर पेज नंबर 12 पर एक आर्टिकल प्रेजेंट है, जहाँ पे बात हो रही है क्रिटिकल मिनरल्स के बारे में। तो जो क्रिटिकल मिनरल्स से जो गेन्स हैं वो इंडिया के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हैं। लेकिन आज इंडिया डिपेंडेंट है काफ़ी सारे देशों के ऊपर में। चाइना का डोमिनेंस है क्रिटिकल मिनरल्स के मामले में, हमें बहुत कुछ करने की ज़रूरत है 2031 से पहले, जिसको लेकर ये आर्टिकल पब्लिश हुआ है। तो इसके बारे में भी जानकारी लेंगे काफ़ी ज़्यादा। देन पेज नंबर 13 पर एक आर्टिकल प्रेजेंट है, जहाँ पे बात हो रही है दोस्तों
कि इंडिया से क्वेश्चनिंग की जा रही है WTO के अंदर में, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के अंदर में, कि भारत ने यहाँ पर जो ये चावल का एक्सपोर्ट है इसके ऊपर क्यों रोक लगाई। तो यहाँ पर भी बहुत सारी डेटा है समझने के लिए। ये ऐसा क्वेश्चन है, सॉरी ऐसा आर्टिकल है जहाँ से यूपीएससी भी 2-3 क्वेश्चन प्रीलिम्स में पूछ चुका है। नाउ आज का आर्टिकल ऑफ द डे दोस्तों, मैं कहूँगा इसको बिल्कुल भी मिस मत करना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको पता है जो साल 2023 था हमारा, ये साल 2023 इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स के तौर पर देखने को मिला। वो साल समाप्त हो गया। समाप्त होने के बाद यहाँ पर जो एडिटोरियल में राइटर ने लिखा है, बहुत ज़बरदस्त टॉपिक है, जहाँ पर मेंशन किया गया है कैसे भारत मिलेट्स के सेक्टर में बहुत कुछ गेन कर सकता है, कवर कर सकता है, क्योंकि अभी भी यहाँ पे बहुत सारे चैलेंजेस हैं। तो थोड़ा लंबा आर्टिकल है और आज का मेंस का क्वेश्चन भी इसी आर्टिकल के ऊपर मिलेगा, तो इंतजार करना, आर्टिकल को समझ के आपको मेंस की प्रैक्टिस भी करनी है। चलिए, फिर उसके बाद एक आर्टिकल है जिसके बारे में हमने थंबनेल बना रखा है। आप सोच रहे होंगे सर थंबनेल कैसा सा है, बट ये बिल्कुल रियल है। रियल क्या है, यहाँ पे बात हो रही है ब्रेन ईटिंग अमीबा के बारे में। तो ब्रेन ईटिंग अमीबा का एक केस निकल कर आया है। एक 5 साल की बच्ची की जान चली गई है केरला के अंदर में। आप देख पाओगे इस आर्टिकल को द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, दोनों ही न्यूज़पेपर्स ने बहुत डिटेल से कवर किया। इंडियन एक्सप्रेस में एक्सप्लेनर सेक्शन पे ये पब्लिश हुआ है। ठीक है, यहाँ पे आप देख पाओगे 5 ईयर ओल्ड गर्ल फ्रॉम मलप्पुरम इन केरला डाइज ऑफ इन्फेक्शन फ्रॉम ब्रेन ईटिंग अमीबा। तो क्या होता है ब्रेन ईटिंग अमीबा, इसके बारे में भी बेसिक इन्फॉर्मेशन जानना हमारे लिए जरूरी है, स्पेशली फॉर द प्रीलिम्स। तो चलिए, ये सब कुछ चीज़ें होने वाली हैं जिनका ऑपरेशन आज के इस वीडियो में करेंगे। स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। सबसे पहला आर्टिकल हमारा थंबनेल वाला टॉपिक, जैसा आपको जानकारी इसके बारे में मिली चुकी है ब्रेन ईटिंग अमीबा के बारे में, कि भाई हाँ न्यूज़ क्या है, ये खबर तो आपको समझ में आ गई। अब समझते हैं आखिरकार ये ब्रेन ईटिंग अमीबा है क्या, क्योंकि दोस्तों ऐसा ही एक और केस पहले भी निकल कर आ चुका है, वो भी केरला से ही, और उस समय पर 15 साल के लड़के की जान चली गई थी क्योंकि उसके दिमाग में यह अमीबा घुस गया और उसके दिमाग को उस अमीबा ने खा लिया। ठीक है, तो दिमाग खाने वाला अमीबा है ये। सबसे पहले चीज़, इसका एक साइंटिफिक नेम है जिसके बारे में ध्यान रखना होगा। साइंटिफिक नेम है इसका नेग्लेरिया फॉलरी। ठीक है, ये आप देख पाओगे इस तरीके से। इंडियन एक्सप्रेस ने भी नेग्लेरिया फॉलरी के बारे में बहुत सारी डिटेल्स यहाँ पे मेंशन कर रखी है। तो दोस्तों यहाँ पर नेग्लेरिया फॉलरी की जब बात करते हैं तो इसको कॉमन तरीके से ब्रेन ईटिंग अमीबा बोला जाता है। एक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है, एक ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसमें एक सिंगल सेल है। ये पाया कहाँ जाता है, वार्म फ्रेश वाटर के अंदर में, जो आपका साफ सुथरा पानी है लेकिन थोड़ा सा गर्म है ना, तो उसके अंदर में ये देखने को मिलता है। अब स्पेशली जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर आपकी झीलें हो गई, झील के साथ साथ हॉट स्प्रिंग्स हो गए, या फिर आजकल स्विमिंग पूल एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। स्विमिंग पूल स्पेशली सभी नहीं, जो पुअर तरीके से मेंटेन किए जाए, कोई साफ सफाई नहीं है, गंदगी है, कोई मेंटेनेंस नहीं है, लोग नहा रहे हैं, कोई आ रहा है कोई जा रहा है, तो ऐसी कंडीशन में दोस्तों यहाँ पर उस पर्टिकुलर स्विमिंग पूल से भी यहाँ पर ये जो ब्रेन ईटिंग अमीबा है एक इंसान को अफेक्ट कर सकता है। प्लस ये जो ऑर्गेनिज्म है ये दिखाई नहीं पड़ता, ये माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म है, मतलब दिखाई पड़ेगा, इसके लिए माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ेगी, उसी से आप देख पाओगे। क्वेश्चन ये है ये दिमाग में पहुंचता कैसे है, किस जगह से जाता है। तो ये अमीबा दोस्तों पहली चीज हमारे नोज के थ्रू, नाक के थ्रू बॉडी में जाएगा, और नोज के थ्रू जाने के बाद में सीधा ब्रेन तक जाएगा, और ये एक इन्फेक्शन कर देगा बॉडी के अंदर में। उस इन्फेक्शन को बोला जाता है अमेबिक मेनिंगोएन्सेफेलाइटिस। ठीक है, अब दोस्तों ह्यूमन बॉडी के अंदर में किस तरीके से ये फैलता है, क्योंकि नोज के थ्रू एंट्री तो हो गई, ये तो समझ गए, लेकिन नोज के थ्रू ये ब्रेन तक कैसे पहुंचा। तो दोस्तों ये जो अमीबा है ये इसी नेजल पैसेज का इस्तेमाल करता है, नाक वाले इस रास्ते का यूज करके सीधा ऊपर ब्रेन में निकल जाता है, ब्रेन के अंदर पास हो जाता है। लेकिन ये होता कब है, जब एक इंसान कहीं पर उसी गंदे स्विमिंग पूल के अंदर में स्विम कर रहा हो, तैर रहा हो, डाइव मार रहा हो, या किसी गंदे पानी में यहाँ पर ये सब एक्टिविटीज़ कर रहा हो, तो उसी दौरान यहाँ पर पानी में खेलते खेलते ही वो अमीबा सीधा क्या करेगा, नाक के थ्रू ब्रेन में एंटर कर जाएगा। ठीक है, अब ब्रेन में जाता कैसे, ओला फैक्ट्री नर्व के माध्यम से। ये आप देख पाओगे ओला फैक्ट्री का पूरा एक डायग्राम देखने को मिलेगा। ठीक है, यहाँ से एंटर हुआ और इस तरीके से इस वाले रास्ते के जरिए सीधा ब्रेन में एंटर हो जाता है, और जैसी ब्रेन में गया सीधा आपके ब्रेन को ये सुझा देगा, एक इन्फ्लेमेशन क्रिएट हो जाएगा, जो ब्रेन के टिश्यूज हैं वो बर्बाद होने लगेंगे। एक सबसे अच्छी बात इसमें यह है कि ये जो बीमारी है या ये जो इन्फेक्शन है ये एक इंसान से दूसरे इंसान में नहीं फैलता। ठीक है, डायरेक्टली एक ही पर्टिकुलर इंसान को यहाँ पर हो जाता है, वो इंसान दूसरे इंसान को नहीं फैला सकता। अब
यहाँ पे अगर आप देखोगे दोस्तों तो ये भी बताया जा रहा है कि जब एक ह्यूमन बॉडी इस इन्फेक्शन के केसेस में आती है, ये इन्फेक्शन का केस बहुत रेयर होता है, आप वैसे भी नहीं सुनते होंगे, कभी कभी ऐसे आर्टिकल्स आते हैं क्योंकि बहुत रेयरली यहाँ पर ये आपको देखने को मिलता है। और सबसे ज़्यादा बुरा उसके लिए जिसका इम्यून सिस्टम बहुत कमज़ोर है, ठीक है, तो उसके लिए यहाँ पर सबसे ज़्यादा ये खतरनाक देखने को मिलेगा क्योंकि इम्यून सिस्टम कमज़ोर होगा तो ऑब्वियसली बात है छोटी से छोटी बीमारी भी भारी पड़ जाती है उस इंसान पर। ये तो फिर भी एक खतरनाक है जिससे एक इंसान की डेथ तक हो सकती है। क्वेश्चन ये है कि अगर ये कुछ हो गया, ऐसा कुछ लग रहा है, तो इसके सिम्टम्स क्या होंगे, लक्षण क्या दिखाई देंगे। दोस्तों ये इन्फेक्शन होने के बाद 1 सप्ताह के अंदर अंदर सर में बहुत तेज़ दर्द होना शुरू होगा, बुखार होगा, नौसिया होगा, वॉमिटिंग होने लग जाएगी, नेक में पेन होगा, कन्फ्यूजन सा होगा, आपको बार बार चक्कर से आ रहे होंगे, है ना, सब चीज़ें भूल रहे होंगे, कुछ इस तरीके, क्योंकि डायरेक्टली ब्रेन पर इम्पैक्ट पड़ रहा है। और जो ये इन्फेक्शन है दोस्तों फिर एक बार आने के बाद में तेज़ी से फैलना शुरू हो जाता है, एक इंसान को कोमा में डाल सकता है या फिर उसकी मृत्यु भी हो सकती है उस इन्फेक्शन की वजह से। यहाँ पर जो सर्वाइवल रेट है एक इंसान का, यानी कि इन्फेक्शन हो गया तो सर्वाइवल रेट बहुत कम है, क्योंकि बताया जा रहा है 97% से लेकर 100% डेथ होना कन्फर्म है इस इन्फेक्शन के होने के बाद। मतलब ये लगा लो 100% डेथ होना कन्फर्म है, ऐसा यहाँ पर कुछ आर्टिकल्स बताते हैं। क्वेश्चन यह है कि क्या इसका कोई उपाय, ट्रीटमेंट वगैरह अवेलेबल है या नहीं है। तो ट्रीटमेंट में दोस्तों काफ़ी सारी दवाइयों का कॉम्बिनेशन प्रोवाइड करवाया जाता है। दवाइयों में जैसे यहाँ पर एक है माइल्टेफोसाइन, तो ये जो दवाई है इसकी थोड़ी एफिशिएंसी देखने को मिली है कि हाँ वो इस प्रकार के नेगलेरिया फोलरी को मार सकता है। लैबोरेटरी के अंदर में टेस्ट किया गया तो इस दवाई ने इस वाले बैक्टीरिया को इस ऑर्गेनिज्म को मार के ख़त्म किया। लेकिन दोस्तों यहाँ पर एक सक्सेसफुल ट्रीटमेंट है, कई सारे सर्वाइवर्स यहाँ पर देखने को मिलेंगे जो जीवित हैं, बट जो ये ट्रीटमेंट है, ट्रीटमेंट अवेलेबल होने के बावजूद भी ये इन्फेक्शन कहीं ना कहीं एक इंसान की जान के लिए अभी भी सबसे बड़ा खतरा है, वो आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए आगे आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पर। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, अगर आप लोग हमारे पेड ग्रुप्स को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपके पास में बढ़िया मौका है इसको ज्वाइन करने का। यहाँ पर आपको डेली करंट नोट्स के PDF वगैरह प्रोवाइड करवाए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसा आपने ये देखा, ये आर्टिकल आपने पढ़ा, इस आर्टिकल से बहुत सारा इन्फॉर्मेशन निकाला गया जो आपके काम का है। स्क्रीन पर जो आपने देखा, ऐसे हर एक न्यूज़ आर्टिकल का इन्फॉर्मेशन निकाल कर एक PDF में कंपाइल करके डेली बेसिस पे इस ग्रुप में अपलोड होता है। बिल्कुल सिंपल सा PDF, एक ऐसा PDF जिसका प्रिंट आउट वगैरह निकलवा सकते हो। इस PDF का प्रिंट आउट नहीं निकलवा पाओगे, उसका प्रिंट आउट वगैरह आराम से निकलवा के स्टोर करके रख सकते हैं, या फिर ज़रूरत ना हो तो आप ऐसे डिजिटली स्टोर करके रख सकते हैं। दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट, ये जो PDF यहाँ पे मिलते हैं वो हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में है, तो दोनों मीडियम के एस्पिरेंट को हेल्प मिल जाती है। दूसरी चीज़, इस ग्रुप में आपका सारा का सारा कंटेंट सिक्योर रहता है। आप जैसे अभी क्या करते हो, PDF से इकट्ठे करते हो, पढ़ते हो, सीक्वेंस से मैनेज करते हो, उसमें स्टोरेज के इशूज़ भी होते हैं, वो सारे इशूज़ खत्म हो जाएंगे क्योंकि ग्रुप में सभी PDFs डेट वाइज पड़े हैं। किसी भी तारीख का PDF उठाओ, डाउनलोड करो, पढ़ो, डिलीट करो, अनलिमिटेड ऑप्शंस आपके पास में अवेलेबल हैं। ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए जो फी पेमेंट है वो भी बहुत मिनिमम है, जस्ट 499 फॉर द लाइफ टाइम एक्सेस, या जब तक आपका सिलेक्शन ना हो जाए तब तक आप 499 में ग्रुप को ज्वाइन करके रख सकते हैं। ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए क्या करना होगा, व्हाट्सएप पर जाना, यहाँ पर आपको एक नंबर दिया गया है 8534873368। इस नंबर पर मैसेज कर देना कि आई वांट टू ज्वाइन दिस ग्रुप, इस प्रकार का मैसेज कर देना, वहाँ पे आपको रिप्लाई मिलेगा। पेमेंट का प्रोसेस दिया जाएगा, लेकिन पेमेंट के प्रोसेस के साथ साथ एक और आपके पास में ऑप्शन अवेलेबल है, वो है डेमो वीडियो। आप पूरे डेमो वीडियो को अच्छे से देख लीजिएगा, उसमें लिंक मिलेगा आपको डेमो वीडियो का भी वहीं ग्रुप में ही, तो उसको अच्छे से देख लेना कि मुझे ग्रुप में क्या क्या चीज़ें मिलेंगी, कैसे मैं उसके ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदे उठा सकता हूँ। तो अपने आप को पूरी तरह से जब तक सेटिस्फाई ना हो तब तक इन्वेस्टमेंट मत करना, ठीक है। बाकी दोस्तों मेक श्योर क्या करो यार, वीडियो पे जो लाइक का बटन है उसको तो प्रेस कर दिया करो। 5000 लाइक्स का टारगेट होता है डेली बेसिस पे, जिसको आप सपोर्ट कर सकते हैं। चलिए आते हैं हम लोग अपने अगले आर्टिकल पर। एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है, इसको हम दूसरे पर्सपेक्टिव से समझेंगे, क्योंकि आज से लगभग 1.5-2 महीने पहले एक एडिटोरियल आया था, ठीक है, इंडिया पैलेस्टीन के कॉन्फ्लिक्ट को लेकर, सॉरी इजराइल पैलेस्टीन के कॉन्फ्लिक्ट को लेकर, उस पर इंडिया का स्टांस क्या होना चाहिए पैलेस्टीनियंस को लेकर, वो डिस्कशन हुआ था। तो वही चीज़ मैं आपको बहुत डिटेल से कवर करवाऊंगा कि अभी जो है इंडियंस को पैलेस्टीनियंस के लिए क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, वो एक आर्टिकल में समझाया गया है। लेकिन अभी हम इस आर्टिकल को क्यों डिस्कस कर रहे हैं, रीज़न यहाँ पर यह है दोस्तों, आयरलैंड, नॉर्वे एंड स्पेन, ये 3 जो अलग अलग देश हैं, इन्होंने कल के दिन अनाउंसमेंट किया कि ये तीनों मिलकर स्टेट ऑफ पैलेस्टीन को यहाँ पर फॉर्मली रिकग्नाइज करेंगे, एक देश की पहचान देंगे। जैसे ही यहाँ पर दोस्तों ये डेटा सामने आया, वैसे ही इजराइल ने खतरनाक तरीके से रिएक्ट किया
क्योंकि आपको पता होगा इसराइल के बहुत सारे एम्बेसडर्स, यानी इसराइल का एम्बेसडर आयरलैंड में भी है, नॉर्वे में भी है, स्पेन में भी है। तीनों जगह से अपने एम्बेसडर्स को वापस बुला लिया इसराइल ने, रिकॉल कर लिया कि भाई आप पैलेस्टीन को रिकग्निशन दीजिए, हम यहाँ पे अपने एम्बेसडर्स को वापस बुला रहे हैं, बंद कर दो एम्बेसी, हमें नहीं चाहिए। तो ये इसराइल का यहाँ पर एक्शन रहा। इवन दोस्तों एक प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रहा था, उस दौरान आयरलैंड के जो प्राइम मिनिस्टर हैं जिनका नाम है साइमन हैरिस, इन्होंने यहाँ पर यह बोला जैसे आयरलैंड ने आज़ादी ली थी ब्रिटेन से, एक फ्रीडम स्ट्रगल किया था, वैसे ही यहाँ पर दोस्तों पैलेस्टीन भी आज के समय पर स्ट्रगल कर रहा है। वो आयरलैंड का जो हिस्ट्री है उसको पैलेस्टीन की हिस्ट्री के साथ में जोड़कर इस कॉन्फ्रेंस में मेंशन करते हैं। इन तीनों देशों के लीडर्स ने यह भी बोला है कि हम एक्सपेक्ट करते हैं कि इजराइल अभी जो रफा पे एक बहुत बड़ा अटैक करने के बारे में बता रहा है, वो अटैक ना ही करे तो अच्छा है। वो अटैक नहीं करना चाहिए और ना ही इधर से हमास को रॉकेट फायर करने चाहिए, ना ही हिजबुल्लाह को अटैक करना चाहिए, क्योंकि ऑब्वियसली हमास हिजबुल्लाह अटैक करेगा तो इजराइल रिटेलिएशन में अटैक करने वाला है। तो अगर ऐसा कुछ चीज़ें अपनाते हैं तभी इस वॉर का एक सोल्यूशन निकल कर आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आयरलैंड ने इस तरीके से फ़लस्तीन को एक रिकग्निशन देने की बात की, लेकिन इन सभी देशों ने इजराइल को भी राइट टू एग्जिस्ट का यहाँ पर दोस्तों एक रिकग्निशन देने की बात की कि इजराइल भी रहेगा, फ़लस्तीन भी रहेगा। ऐसा नहीं है कि कोई एक ख़त्म हो जाएगा, तो दोनों ही यहाँ पर रहने वाले हैं और नेबर्स रहेंगे। तो इस चक्कर में मिल के रहना ज़रूरी है, इस वॉर को रोकना ज़रूरी है। उसके लिए हमास और हिजबुल्लाह ना अटैक करें और इधर से इजराइल ना अटैक करे, तो मामला थोड़ा शांत हो जाएगा, शांति से निपट सकेगा, वेस्ट एशिया में शांति बनाई रखी जा सकेगी, अदरवाइज प्रॉब्लम्स बहुत हो सकती हैं। तो ये दोस्तों यहाँ पे न्यूज़ आर्टिकल कवर हुआ है, पेज नंबर 10 पर भी है, 14 पर भी प्रेजेंट है। लेकिन एग्जाम के अंदर में यहाँ इस आर्टिकल से ज़्यादा कुछ डायरेक्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें निकल कर नहीं आती हैं। इसको थोड़ा सा दोस्तों हम और डिटेल से समझेंगे। यहाँ पे मैं आपको इस आर्टिकल में थोड़ा हट कर, क्योंकि अभी तक आपने अच्छे से ये नहीं पढ़ा होगा कि इंडिया की जो पॉलिसी है फ़लस्तीन को लेकर, वो क्या देखने को मिल रही है, इंडिया क्या सोचता है फ़लस्तीन के लिए। थोड़ा इतिहास समझते हैं दोस्तों। इंडिया की जो पॉलिसी है फ़लस्तीन को लेकर, उसमें हमेशा से कुछ ना कुछ चेंजेस देखने को मिले हैं। ठीक है, अब वो चेंजेस कैसे देखने को मिले हैं ये समझिए। मैं आपको इतिहास में लेकर चल रहा हूँ। बात है 1947 में, 1947 से लेकर 1992, क्योंकि 1947 में तो इंडिया खुद आज़ाद हुआ है ना। देश आज़ाद होने के बाद में 1992 के बीच तक जो भी प्रॉब्लम हुई थी इजराइल के अंदर में, क्या प्रॉब्लम हुई थी आपको पता है। पहले दोस्तों यहाँ पर ये पूरा का पूरा फ़लस्तीन हुआ करता था। जो जूइश लैंड था वो थोड़ा सा था जहाँ पे ज्यूज रहा करते थे, वाइट कलर का केवल और केवल जूइश लैंड हुआ करता था। 1946 का ये मैप है। फिर 1947 तक सिचुएशन बदल गया था, जूइश लैंड बढ़ गया, इजराइल ने एक देश बसाया, जूइश यहाँ पे पूरी तरह से फैल गए सभी जगह पर। ठीक है, और पैलेस्टीनियंस क्या एरिया यहाँ पर कब्जा लिया, तो इजराइल कब्जा करके इस तरीके से बसता चला गया और बड़ा होता चला गया। और आज के समय पर अगर हम देखें, वैसे 2010 के अकॉर्डिंग देखोगे तो इजराइल का ये मैप है, ये इजराइल का मैप है जो भी वाइट पोर्शन में है, और उसके अलावा जो ग्रीन छोटे छोटे पोर्शन में ये पैलेस्टीनियंस हैं। ये गाज़ा पट्टी आपको यहाँ पे नजर आएगी जहाँ पे हमास आपको देखने को मिलेगा। तो इस तरीके से पैलेस्टीनियंस का जो लैंड है वो लगातार लॉस होता चला गया 1946 से लेकर 2024 तक ही कह लें, अभी तक भी कह लें। अब होता दोस्तों यहाँ पर यह है कि 1947 में ना यूनाइटेड नेशन पार्टीशन प्लान आया था। इस प्लान ने दोस्तों दोनों के बीच में शांति बैठाने के लिए डिवाइड कर दिया एरिया, डिवाइड करके यहाँ पर बोला ठीक है इजराइल को ये जगह मिल गई, पैलेस्टीन को ये जगह मिल गई, अब खुश रहो, अब कोई लड़ाई वड़ाई नहीं होनी चाहिए, दोनों देश हमने बसा दिए। ठीक है, लेकिन दोस्तों उसके बाद कई सारी कंट्रीज़ का अटैक होता है इजराइल पर, इजराइल सबको हरा देता है वेस्ट एशिया के अंदर में। और बीच में तो कई सारे कंट्रीज़ के एरियाज़ भी कब्जा है। इजिप्ट का कुछ पोर्शन इजराइल के पास में था, सीरिया का पोर्शन यहाँ पर इजराइल के पास में था, गोलन हाइट्स वगैरह का नाम आपने सुना होगा। तो इस तरीके से यहाँ पर दोस्तों देखने को मिलेगा। लेकिन होता यह है कि आज इजराइल स्टैंड हो चुका है पूरी तरह से, इजराइल बन चुका है, बस चुका है। पैलेस्तीन भी देखने को मिलेगा, लेकिन पैलेस्टीनियंस काफ़ी कमज़ोर पड़ चुके हैं। तो उसी के बेसिस पर यहाँ पर क्या हुआ कि जब 1947 में यूनाइटेड नेशन पार्टीशन प्लान लेकर आया गया था कि भाई हाँ इजराइल ये होगा और पैलेस्तीन ये होगा, तो दोस्तों इस वाले प्लान को कई सारी कंट्रीज़ ने सपोर्ट किया, कुछ कंट्रीज़ ने ओपोज किया। तो भारत वो देश था जो हम इस प्लान के अगेंस्ट में थे। ठीक है, हमने इजराइल जो देश बन रहा था, इजराइल के क्रिएशन के अगेंस्ट में वोट किया था कि इजराइल बने, हम नहीं चाहते। तो इंडिया ने ओपोज किया था 1947 का यूनाइटेड नेशन पार्टीशन प्लान, ध्यान रखिएगा।
ठीक है, नेहरू जी ने। अब 1950 में अगर हम देखें, 1950 के अंदर में इंडिया ने इजराइल को रिकग्नाइज किया, क्योंकि इसके तहत भारत ने अपोज किया, लेकिन उसके बावजूद भी पार्टीशन प्लान पास हुआ, इजराइल बना, पैलेस्टीन हुआ। फिर 1950 में इंडिया ने इजराइल जब बना तो इजराइल को भी एक रिकग्निशन दी, इजराइल को भी यहाँ पर पहचाना, पहचानने के साथ साथ एक दर्जा दिया, एक कंट्री की तरह एक्सेप्ट करना स्टार्ट किया, और लेकिन उसके साथ में डिप्लोमेटिक रिलेशंस नहीं बनाए। फिर दोस्तों यहाँ पे कोल्ड वॉर देखने को मिलेगा। 1991 का याद होगा, कोल्ड वॉर चल रहा था, शीत युद्ध चल रहा था, यूएसएसआर इधर हो गया, वेस्टर्न कंट्रीज उधर हो गई। अब कोल्ड वॉर के समय पर इंडिया जो है यहाँ पर पैलेस्टीन को लगातार सपोर्ट कर रहा था, पैलेस्टीनियंस को सपोर्ट कर रहा था कि पैलेस्तीन होना चाहिए और पैलेस्तीन की जो कैपिटल है वो जेरूसलम, ईस्ट जेरूसलम होनी चाहिए। इस चीज़ के लगातार सपोर्ट में थे। और इंडिया ने दोस्तों यहाँ पर फिर समय के साथ में 1992 तक क्या हुआ, भारत ने अपने फुल डिप्लोमेटिक रिलेशंस इजराइल के साथ में बना लिए। अब इजराइल के साथ में भी संबंध अच्छे हैं और पैलेस्तीन को भी हम सपोर्ट कर रहे हैं। तो बेसिकली अगर आप देखोगे तो चीज़ों को बैलेंस करके चल रहा है भारत। अब यहाँ पर बोला जा रहा है कि एक तरफ इजराइल के साथ में रिलेशंस हमारे लगातार बढ़ते चले जा रहे थे, टाइज इंप्रूव हो रहे थे, लेकिन उसके साथ साथ भारत 2 स्टेट सॉल्यूशन को भी सपोर्ट करता था कि हाँ भैया दोनों देश होने चाहिए, शांतिपूर्वक रहने चाहिए, पैलेस्तीन भी होना चाहिए, उनकी कैपिटल ईस्ट जेरूसलम होनी चाहिए। तो इस चीज़ को भी इंडिया सपोर्ट कर रहा था, यानी चीज़ों को बैलेंस कर रहा था, ये हमने देखा। उसके अलावा दोस्तों फिर सिचुएशन कब से बिगड़ती है, पिछले साल की बात है, 7 अक्टूबर 2023। 7 अक्टूबर 2023 में हमास ने यहाँ पे अटैक किया इजराइल के ऊपर। अब इजराइल ने रिटेलिएशन में अटैक किया हमास के ऊपर, हमास का पूरे गाजा पट्टी को ही खत्म कर दिया। अब होता यहां पर यह है दोस्तों कि जो इंडिया का स्टांस है अब क्या रहा, इंडिया ने दोस्तों इजराइल के साथ में थोड़ा सा सॉलिडेरिटी दिखाई। इंडिया का सपोर्ट इजराइल के प्रति हमको नजर आया, दुनिया भर को नजर आया, इंडिया ने देखा। इंडियंस के भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा आपको ट्वीट्स देखने को मिलेंगे, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी देखने को मिलेंगे, कई इजराइल के जो लोग हैं उनके स्टेटमेंट्स आपको देखने को मिलेंगे लाइव इंटरव्यू के अंदर में कि इंडिया का काफ़ी बड़ा सपोर्ट यहाँ पर इजराइल में देखने को मिला इस पर्टिकुलर वॉर में जो पिछले साल स्टार्ट हुआ। लेकिन केवल इजराइल को ही सपोर्ट नहीं किया भारत ने दोस्तों, अगर आप देख पाओगे तो इंडिया ने यूनाइटेड नेशन में इजराइल के अगेंस्ट में भी वोटिंग की है। ठीक है, पैलेस्टीनियन राइट्स की बात की है, पैलेस्तीन के अंदर लोग रह रहे हैं, उनके हक के सपोर्ट में यहाँ पर इंडिया रहा है यूनाइटेड नेशन के अंदर जब जब वोटिंग हुई है। तो इंडिया ने जो अपना ऐतिहासिक सपोर्ट है पैलेस्टीन के प्रति वो तो बरकरार रखा, लेकिन अपना पार्टनरशिप इजराइल के साथ में भी मेंटेन रखा। तो ये बैलेंस वाली सिचुएशन चल रही है। अब यहीं पर ना आर्टिकल में एक चीज़ और बोली जाती है कि भाई हमें पैलेस्टीन को क्यों सपोर्ट करना चाहिए। देखो अब इस टॉपिक को, इस वाले लाइन को ना आप हर तरीके से समझ सकते हो, मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से या इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से। हो सकता है आपके सामने कोई इंसान बैठा हो, आपसे पूछ ले कि भारत इजराइल को सपोर्ट कर रहा है, लेकिन ये बताओ भारत पैलेस्टीन को क्यों सपोर्ट करे, मतलब पैलेस्टीन को सपोर्ट करना भारत के लिए इंपॉर्टेंट है, बताइए कैसे। आपसे ये पूछा जाएगा तो आप क्या जवाब दोगे। सबसे पहली चीज़ दोस्तों यहाँ पर मॉरल और हिस्टोरिकल कमिटमेंट। इंडिया का ऐतिहासिक सपोर्ट रहा है पैलेस्टीन के साथ में, तो हमें पहली बात वो चीज़ सपोर्ट करनी होगी, वो हिस्टोरिकल बेसिस पर चलना होगा। ठीक है, प्लस यहाँ पर भी सिचुएशन वही है, इंडिया भी यहाँ पर दोस्तों कह सकते हो कि जो एंटी कॉलोनियल कमिटमेंट्स है वो यहाँ पर लेकर आया है ना, अंग्रेज़ों के खिलाफ यहाँ पे सारी चीज़ें हमले यहाँ पर स्टेप उठा के चलाया है। ठीक है, तो वो यहाँ पर देखने को मिल जाता है। तो इंडिया का जो हिस्टोरिकल स्टांस है इस पार्टीशन के अगेंस्ट में, उसको लेकर चलना होगा, पैलेस्टीन स्टेट को यहाँ पर सपोर्ट करना होगा, अपने जो कमिटमेंट्स हैं जो यहाँ पर इंडिया भी इन सब चीज़ों को फेस कर चुका है वो यहाँ पर लेकर चलना होगा, उस चीज़ को सोचना होगा। पहली चीज़ ये हो गया। दूसरा यहाँ पर है ह्यूमैनिटेरियन कंसर्न, क्योंकि दिक्कत यहाँ पर यह है पैलेस्टीन को क्यों सपोर्ट करना चाहिए दोस्तों। यहाँ पर बात आ रही है ह्यूमैनिटी की, मानवता की। अब वो क्या है कि जो भी गाजा में कॉन्फ्लिक्ट हुआ, जब हमास ने अटैक किया तो उसके बाद जब इजराइल ने रिटेलिएशन में जो अटैक किया उसमें 30,000 के आसपास लोगों की मृत्यु हुई पैलेस्तीन के अंदर में, जो कि अभी और बढ़ चुकी होगी। ये पुराना डेटा है 2-3 महीने पहले का। तो बोला गया कि यहाँ पर दोस्तों जो 90% गाजा की पॉपुलेशन है वो इधर से उधर डिस्प्लेस हो गई, उनका रहने का ठिकाना नहीं है, खाने को खाना नहीं मिल पा रहा है, प्रॉपर सपोर्ट नहीं मिल पा रहा है। तो इंडिया का सपोर्ट पैलेस्टीन के प्रति होना चाहिए, स्पेशली ह्यूमन राइट्स को देखते हुए। हमास का नहीं होना चाहिए, लेकिन वहाँ पे जो इनोसेंट पीपल मारे जा रहे हैं उनका यहाँ पर एक सपोर्ट होना चाहिए, वो इस आर्टिकल में देखने को मिलेगा। देन बात है अलाइनमेंट विद ग्लोबल साउथ। अब होता यहाँ पर यह है कि इंडिया दोस्तों ग्लोबल साउथ को रिप्रेजेंट करता है। ग्लोबल साउथ में आपका पूरा का पूरा
वर्ल्ड का साउथ वाला सेक्शन आ गया, कुछ और डेवलपिंग कंट्रीज आ गई, है ना, उसको रिप्रेजेंट कर रहा है भारत, उसकी आवाज़ उठाता है। G20 में भी हमने देखा इंडिया को एज अ लीडर माना जाता है ग्लोबल साउथ का। तो बात यहाँ पर यह है कि ग्लोबल साउथ में जब देखते हैं तो ग्लोबल साउथ में साउथ अफ्रीका बड़ी कंट्री है, ब्राज़ील एक बड़ी कंट्री है। अब ये देश लगातार इसराइल के अगेंस्ट में स्टेटमेंट्स दे रहे हैं, इसराइल के अगेंस्ट में एक्शन लेने की बात कर रहे हैं। तो इंडिया को कहीं ना कहीं इन देशों के साथ में भी चलना होगा और पैलेस्टीन का ज़्यादा भारी सपोर्ट दिखाना होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हम ग्लोबल साउथ के लीडर हैं, उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो इन कंट्रीज़ के साथ में चलना होगा, वो इस आर्टिकल में बताया जा रहा है। फिर है बैलेंसिंग इंटरनेशनल डिप्लोमेसी। कहने का मतलब है इंडिया का जो क्रिटिसिज्म है इसराइल को लेकर, ठीक है, वो यहाँ पर करना होगा। दूसरी चीज़ ये बताया जा रहा है जो डिप्लोमेटिक रिलेशंस है वो तो हमने खैर बैलेंस करे हैं, ठीक है, अभी भी यहाँ पर देख पाओगे पैलेस्टीन के साथ में भी रिलेशंस मेंटेन्ड है, प्लस इसराइल के साथ में भी रिलेशंस आपको मेंटेन्ड देखने को मिलेंगे, तो वो बैलेंस करके चलना होगा। दूसरा स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट, क्योंकि हमें पैलेस्टीन को भी साथ में लेकर इसलिए चलना होगा क्योंकि बात आती है यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट रूट्स की। अभी आपने देखा आईमेक कॉरिडोर, हाल ही में जो G20 समिट हुआ था इंडिया में, उस समिट के दौरान आईमेक कॉरिडोर बनाने की मांग हुई, इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर। तो इस कॉरिडोर में अगर आप देख पाओगे तो मिडिल ईस्ट एक इंपॉर्टेंट कंट्री है, यहाँ पर इजराइल भी है, इजराइल का हाइफा पोर्ट भी आपको देखने को मिलेगा, लेकिन साथ ही साथ में UAE और सऊदी अरेबिया के बिना भी यहाँ पर यह प्रोजेक्ट अधूरा रह जाएगा, क्योंकि इस प्रोजेक्ट के तहत हम भारत को सीधा जोड़ेंगे वेस्ट एशिया से, वेस्ट एशिया कह लो या मिडिल ईस्ट कह लो, फिर मिडिल ईस्ट से सीधा यूरोप तक जोड़ेंगे दोस्तों। तो व्यापार यूरोप से इंडिया आराम से हो पाएगा, मिडिल ईस्ट से इंडिया हो पाएगा, इंडिया से इधर हो पाएगा, यूरोप तक व्यापार हो पाएगा आराम से, क्योंकि ये रूट कनेक्ट हो जाएगा। तो उसमें सऊदी अरेबिया UAE इंपॉर्टेंट कंट्री हैं। तो पूरा वेस्ट एशिया अगर आप देखोगे, क्योंकि यहाँ पर बात यह है कि अगर इजराइल और इस तरीके से फ़लस्तीन के बीच में वॉर चलता रहेगा तो वेस्ट एशिया के अंदर में इनस्टेबिलिटी बनी रहेगी। जैसा अभी आपने देखा येमेन के हूती रेबल्स वो जहाज़ के ऊपर अटैक कर रहे थे, व्यापार करना मुश्किल हो रहा था क्योंकि वो हूती रेबल्स फ़लस्तीन को सपोर्ट करते हैं। तो कंट्रीज़ बट जाएंगी आपस में, कोई इजराइल सपोर्टर है, कोई फ़लस्तीन सपोर्टर है, जिससे वेस्ट एशिया में एक इंस्टेबिलिटी क्रिएट होगी, और इंस्टेबिलिटी बनेगी तो ये जो प्रोजेक्ट है लंबे समय के लिए टल जाएगा। ये एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो सभी कंट्रीज़ के लिए इंपॉर्टेंट है, जिनको बहुत सारा फ़ायदा होगा व्यापार के पर्सपेक्टिव से, समझ गए। तो इसलिए भी यहाँ पर हमें इन चीज़ों का ध्यान रखना होगा। फिर बताया गया कि हमें बैलेंस इसलिए भी करने होंगे रिलेशंस, क्योंकि जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है दोस्तों, इसमें ईरान, इजराइल, अमेरिका सभी कंट्रीज़ कहीं ना कहीं से इन्वॉल्व हैं। अब जैसे ईरान की बात करेंगे, ईरान पैलेस्टीनियन सपोर्टर है, अमेरिका इजराइल सपोर्टर है, इजराइल इंपॉर्टेंट कंट्री है। अब ये तीनों देश देखोगे, ईरान भी भारत के लिए ज़रूरी है, इजराइल भी और अमेरिका भी। तो हम नहीं चाहते एक इनस्टेबिलिटी सा क्रिएट हो, तो हम हमेशा से पीसफुल रेजोल्यूशन को सपोर्ट कर रहे हैं और ये सपोर्ट करना ही चाहिए। जितना शांतिपूर्वक वॉर निपटा सकते हैं उतना ज़्यादा भारत को कॉम्प्लेक्स डिसीजंस नहीं लेने पड़ेंगे, इंडिया भी आराम से काम कर पाएगा। अदरवाइज जो अगर रीजन के अंदर स्टेबिलिटी, ये स्थिरता नहीं बन पाएगी, तो ऑब्वियस ही बात है फिर हमें भी कुछ ना कुछ कॉम्प्लेक्स डिसीजंस लेने पड़ेंगे। तो वो ये बात क्लियर की गई। उसके अलावा दुनिया में शांति के लिए हमें सपोर्ट करना ही होगा दोनों कंट्रीज़ को। मतलब किस पर्सपेक्टिव में, ऐसा नहीं है कि केवल एक तरफ झुक जाएं, पैलेस्टीन को भी सपोर्ट करना होगा, पैलेस्टीन को सपोर्ट करना भी इंपॉर्टेंट है। स्पेशली यहाँ पर एक हमने ह्यूमैनिटेरियन कंसर्न भी देखा है, दूसरा इंडिया का इंटरेस्ट भी देखा है, क्योंकि दोस्तों ये जियोपॉलिटिक्स है, इसमें हर कोई कंट्री अपना ज़रूर से जो इंटरेस्ट है वो यहाँ पर देखता है। क्लियर हो गया। चलिए आगे आते हैं नेक्स्ट एक और रेलिवेंट आर्टिकल पर। पेज नंबर 7 पर प्रेजेंट है, बात हो रही है अमेजन फायर्स के बारे में। चलिए मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ, आर्टिकल को जूम कर लेते हैं ताकि आपको अच्छे से दिखाई पड़े और बढ़िया से समझ में आए। दोस्तों अमेजन के जंगल अभी मैप में देख लेंगे, साउथ अमेरिका में फैले हुए हैं, ब्राज़ील के साथ साथ कुछ और भी कंट्रीज़ हैं जिसमें जंगल फैले हुए हैं। तो ब्राज़ील का जो अमेजन रेन फॉरेस्ट है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा मात्रा में आग लगती हुई दिख रही है। इस साल भी बड़े बड़े यहाँ पर फायर के जो ये एक्टिविटीज़ है वो देखने को मिली हैं, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा जंगल का लॉस हो चुका है, बहुत पेड़ खत्म हो चुके हैं। ब्राज़ील के जो प्रेसिडेंट है लुइस इनकायो लूला डा सिल्वा, उनका नाम है लूला डा सिल्वा, ब्राज़ील के प्रेसिडेंट है दोस्तों। तो इन्होंने यहाँ पर एक इंटरनेशनल रेपुटेशन बनाई है। ये आए ही सत्ता में ये कह के थे कि मैं अमेजन रेन फॉरेस्ट को बचाऊंगा, ब्राज़ील को एज अ लीडर बनाया जाएगा क्लाइमेट पॉलिसी का। पहले पॉलिसी का लीडर था, लेकिन जब अमेजन जंगल ही अपने खुद के जंगल नहीं बचा पा रहे हैं तो काय का लीडर। तो इन्होंने यहाँ पर यह वादा करके सत्ता में आए कि जंगल को बचाएंगे, ब्राज़ील को एक लीडर बनाएंगे क्लाइमेट पॉलिसी के मामले में।
लेकिन ऐसा कुछ अभी आसार नज़र नहीं आ रहे हैं कि ये जंगल को बचाने की कोशिश कर रहे हैं बिल्कुल भी। अमेज़न दुनिया के सबसे बड़े रेन फॉरेस्ट हैं। तो जो दुनिया भर में ग्लोबल वार्मिंग हो रही है दोस्तों, लगातार गर्मी बढ़ रही है, पॉल्यूशन हो रहा है, उसमें से बहुत सारा पॉल्यूशन यहाँ के पेड़ एब्जॉर्ब कर लेते हैं। लेकिन अभी सिचुएशन गंभीर है, जब पेड़ ही नहीं बच पा रहे हैं, उनमें ही आग लग रही है, तो वो पेड़ कर क्या रहे हैं? जब उनमें आग लग रही है, पेड़ खत्म हो रहे हैं, तो पेड़ का मेन काम क्या था? मेन काम ये था कि वो कार्बन को एब्जॉर्ब करें। अब वो क्या है, वो खत्म होकर उसमें आग लग रही है, कार्बन और रिलीज हो रहा है। इसी वजह से यहाँ पर यह बोला जा रहा है कि अमेज़न के जंगल जहाँ कार्बन को एब्जॉर्ब कर रहे थे, अब वो कार्बन को उल्टा रिलीज कर रहे हैं। समझ गए? तो जो काफ़ी सारा सूखा पड़ने की वजह से भी यहाँ पे बहुत सारी जो फायर्स हैं, फॉरेस्ट फायर्स है, वो देखने को मिली। और एक चीज़ ये सुनिएगा, अब ये थोड़ा सा यहाँ पर चौंकाने वाला डेटा है। ये डेटा ये बोलता है 12,000 स्क्वायर किलोमीटर से ज़्यादा का जो एरिया है ब्राज़ील के अमेज़न जंगल का, वो जल गया जनवरी से अप्रैल के बीच में। इसी साल की बात कर रहे हैं। ये सबसे ज़्यादा एरिया है पिछले 20 सालों में जो जल के ख़त्म हो चुका है। अब क्वेश्चन ये है, ये कितना एरिया हो गया दोस्तों? जो कतर देश है ना, उससे भी ज़्यादा बड़ा एरिया हो गया ये। इतना बड़ा एरिया जंगल फूंक दिया गया। उसके अलावा यूएस का जो स्टेट ऑफ कनेक्टिकट है, उतना बड़ा एरिया यहाँ पर ये बताया जा रहा है। तो जो अमेज़न जंगल के अंदर में जो आग लग रही है, क्या ये नेचुरली लग रही है, नेचुरली हो रहा है, शांत हो जा रही है? ऐसा कुछ नहीं है। लोग यहाँ पर दोस्तों इसमें इन्वॉल्व हैं, ह्यूमन एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व हैं। वो जंगलों को साफ कर रहे हैं खेती करने के लिए, बट एग्रीकल्चर को प्रमोट करने के लिए इस तरीके से वो सारे लैंड को साफ कर रहे हैं, पेड़ों की भरपूर मात्रा में कटाई कर रहे हैं। दूसरी चीज़, यहाँ पे ब्राज़ील के प्रेसिडेंट जब आना था सत्ता में, तो बहुत ज़्यादा कह रहे थे इन सब चीज़ों को। जैसा हर जगह पर पॉलिटिक्स में होता है भैया, जो वादे होते हैं वो अपनाते नहीं है, वैसे ही वहाँ पर भी आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर भी पॉलिटिक्स में वो सब बोले उन्होंने, ये सब करेंगे, इस तरीके से रिस्टोर करेंगे, लोगों ने जिताया। अब हुआ क्या भाई, सरकार तो है इनकी, और उसके बाद इन्होंने क्या किया, जो जंगल के अंदर में आग लगती है ना, आग लड़ने के लिए, आग से लड़ने के लिए एक बजट आता है वहाँ पे, कि भाई कहीं पर आग लगे तो उसके लड़ने के लिए बहुत सारी चीज़ें चाहिए और रिसोर्सेज चाहिए, तो उसके लिए बजट पास होता है। तो उस बजट में अब की बार पैसा बहुत ज़्यादा कम कर दिया गया। जो फायर फाइटिंग बजट था उसको कट कर दिया गया दोस्तों। और ये भी कहीं ना कहीं यहाँ पर जो एनवायरमेंटल वर्कर्स, उन्होंने सीधा सीधा कंसर्न उठाया ब्राज़ील की सरकार के ऊपर में। पिछले साल जो बजट था उसके कंपैरिजन में 24% और कम कर दिया गया। बढ़ाने की बजाय इन्होंने कम कर दिया कि भाई जितनी ज़्यादा आग लग रही है उतना ज़्यादा यहाँ पे हमें रिसोर्सेज चाहिए उसको ठंडा करने के लिए। क्योंकि लेकिन अब है क्या, ह्यूमन एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व उन सब चीज़ों के पीछे, तो काहे को बढ़ाएं बजट। वही सिचुएशन यहाँ पर नज़र आ रही है। तो ये आर्टिकल आपको बढ़िया तरीके से क्लियर हुआ क्या चल रहा है न्यूज़ में। अब दोस्तों एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा अमेज़न रेन फॉरेस्ट के बारे में बेसिक फैक्ट्स आपको पता होने चाहिए। जैसे बार बार मैं बोल ही चुका हूँ, सबसे बड़े रेन फॉरेस्ट है, वर्ल्ड के लार्जेस्ट रेन फॉरेस्ट हैं। तो ये रेन फॉरेस्ट कहाँ पे फैला है? साउथ अमेरिका में। साउथ अमेरिका इस तरीके से यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। वैसे ये साउथ अमेरिका का पूरा कॉन्टिनेंट है। यहाँ पे आप देख पाओगे ऊपरी वाले हिस्से में ये जंगल फैले हुए हैं। इन जंगल का सबसे बड़ा हिस्सा ब्राज़ील में है, उसके अलावा कुछ हिस्सा पेरू में है, कुछ कोलंबिया में है, कुछ वेनेजुएला में है, कुछ गुयाना, कुछ सुरीनेम, कुछ फ्रेंच गुयाना, कुछ बोलीविया में भी आपको देखने को मिलेगा। ये सब ब्राज़ील के आसपास के पड़ोसी देश हैं दोस्तों, जहाँ पर थोड़ा सा हिस्सा इस अमेज़न जंगल का फैला हुआ है। ये बात क्लियर हो गई। अभी मैं आपको लिखित में भी प्रोवाइड करवाऊंगा, तो उसके लिए परेशान ना होइएगा। अब दोस्तों यहाँ पर ये तो बात हो गई अमेज़न जंगल की। अब ये देखिए, इस पूरे जंगल का 40% हिस्सा ब्राज़ील में, बाकी कुछ हिस्सा गुयाना, बचा कुचा कोलंबिया, इक्वाडोर, बोलीविया, सुरीनेम, फ्रेंच गुयाना और वेनेजुएला में। और यहीं पर दोस्तों एक नदी बहती है, अमेज़न रिवर। अमेज़न रिवर अगेन जो वर्ल्ड की लार्जेस्ट ड्रेनेज सिस्टम के साथ में नदी आती है, एक बहुत बड़ी नदी है। आप देख पा रहे हो ब्लू कलर की जो लाइन चल रही है, यही है आपकी अमेज़न रिवर। और इस नदी का जो बेसिन है दोस्तों, ये कहाँ तक फैली हुई है, ये देख पाओगे पूरे एरिया में यहाँ पर ये नदी फैली हुई है। ठीक है, तो वही बताया गया है दुनिया का सबसे लार्जेस्ट ड्रेनेज सिस्टम वाली नदी है ये अमेज़न रिवर। ठीक है, तो ये अमेज़न रिवर बेसिन आपको देखने को मिल जाएगा। आगे आते हैं। अब अमेज़न नदी का जो बेसिन है ये भी कई सारे कंट्रीज़ में फैला हुआ है। आसपास के बीच में तो ब्राज़ील है, उसके आसपास जो देश हैं उनमें फैला हुआ है। यहीं पर आपको पहाड़ियाँ देखने को मिलेंगे, एंडीज़ माउंटेन्स वेस्टर्न साइड में आपको यहाँ पे नज़र आएंगे। ठीक है, उसके अलावा दोस्तों ये जो रेन फॉरेस्ट जंगल है, नाम ही रेन फॉरेस्ट है, यानी यहाँ पे बारिश बहुत ज़्यादा होती है। तो बताया जाता है हर साल 200 सेंटीमीटर से ज़्यादा बारिश यहाँ पर देखने को मिलती है। ठीक है, या
सीजनली होती है, थ्रू आउट द ईयर होती है। इस चक्कर में जो टेम्परेचर है वो 20 डिग्री से लेकर 35 डिग्री के बीच में मेंटेन रहता है। क्लियर हो गया? तो ये बेसिक डेटा हो गया आपका अमेजन जंगल के बारे में। न्यूज़ क्या था वो समझ में आ गया, पीछे का जो बैकग्राउंड डेटा है स्टैटिक पोर्शन उसको भी आपने इससे लिंक कर लिया। चलिए अगला आर्टिकल पेज नंबर 12 पर प्रेजेंट है, जीएस पेपर नंबर 3 इकोनॉमी से आप लिंक करेंगे। बात क्या हो रही है, इंडिया दोस्तों अभी कोशिश कर रहा है हमें ज़्यादा से ज़्यादा भंडार मिले क्रिटिकल मिनरल्स के। क्रिटिकल मिनरल्स क्या होते हैं दोस्तों, ये वो खनिज पदार्थ होते हैं जो किसी देश की इकोनॉमी डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। अब किसी देश की इकोनॉमी डेवलपमेंट, अब फॉर एग्जांपल हमें पोल्यूशन कम करना है तो हमें इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को अपनाना होगा। ये जो गाड़ी मोटर चल रहे हैं पेट्रोल से चलने वाले, इनको कम करना होगा। इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को प्रमोट करेंगे। अब इलेक्ट्रिक व्हीकल्स चलेंगे किस पे, बैटरी पे चलेंगे। बैटरी में क्या डलेगा, बैटरी में लिथियम डलेगा, तभी तो लिथियम आयन बैटरीज बनेगी। लिथियम क्या है, आपका क्रिटिकल मिनरल है। तो देश की इकोनॉमी, देश का डेवलपमेंट डिपेंडेंट है नहीं है उस पर। तो इस तरीके से दोस्तों बहुत सारे मिनरल्स और क्रिटिकल मिनरल्स आपको देखने को मिलेंगे जिस पे पर्टिकुलर कंट्रीज डिपेंडेंट हैं। तो इंडिया के पास में कोई ज़्यादा मिनरल्स के भंडार नहीं पाए जाते, लेकिन भारत को ज़रूरत बहुत ज़्यादा है। इस चक्कर में आज हम प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं। लिथियम, कोबाल्ट जैसे मिनरल हमें बहुत ज़्यादा चाहिए, लेकिन दुनिया भर में लिथियम और कोबाल्ट का पूरा सेक्टर जो कंट्रोल है वो कौन कर रहा है, वो चाइना कर रहा है, क्योंकि चाइना के पास में बहुत सारा ये प्रेजेंट है। तो दोस्तों प्रॉपर तरीके से या सही मात्रा में क्रिटिकल मिनरल के भंडार हमारे पास में ना होना, ये इंडिया के लिए एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम यह है कि हमारे पास में ये चीज़ है नहीं, इसलिए हम 100% इंपोर्ट कर रहे हैं। जैसे लिथियम, कोबाल्ट, निकल जैसी चीज़ें 100% इंपोर्ट कर रहे हैं। इंपोर्ट करने का मतलब उसी देश पर निर्भरता बनी हुई है जिससे इंपोर्टिंग हो रही है। इन्हीं सब सिचुएशन को देखते हुए सरकार ने हाल ही में लगभग जो 38 ब्लॉक हैं क्रिटिकल मिनरल्स के, वहाँ पे ऑक्शनिंग भी की है। ऑक्शनिंग का प्रोसेस शुरू किया है, नीलामी की है, ताकि भाई कुछ निकाल सके वहाँ से जो इंडिया के लिए हेल्पफुल रहे। ठीक है, क्योंकि प्रॉब्लम यह है कि हमारे पास तो क्रिटिकल मिनरल्स जो इंपॉर्टेंट वाले हैं वो कम हैं, लेकिन चाइना उस मामले में डोमिनेट कर रहा है। बताया जाता है दुनिया भर में लिथियम, कोबाल्ट, मैंगनीज, ग्रेफाइट जो ये मिनरल्स हैं ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हर एक चीज़ के लिए। इसमें लगभग बहुत बड़ा कंट्रोल यहाँ पर चाइना का है दोस्तों। दुनिया भर को सप्लाई कर रहा है चाइना, जब चाहे तब सप्लाई कट कर सकता है क्योंकि वो उनका माल है। समझ गए? तो यहाँ पर हमें कुछ एफर्ट्स लगाने होंगे अपने डोमेस्टिक प्रोडक्शन के ऊपर में, ये स्टेटमेंट दिया जा रहा है। ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करो, नए नए रिजर्व्स को एक्सप्लोर करने के ऊपर इन्वेस्टमेंट करना होगा, पैसा लगाना होगा, क्योंकि आने वाला समय क्रिटिकल मिनरल्स का ही होने वाला है। तो उस पर इन्वेस्टमेंट करो ढेर सारा, नए नए माइंस को एक्सप्लोर करो और मिनरल्स को डोमेस्टिकली प्रोड्यूस करो। ये बात यहाँ पे बताई जा रही है। समझ गए? अब फटाफट दोस्तों क्रिटिकल मिनरल्स के बारे में कुछ बेसिक चीज़ें समझते हैं, क्योंकि हमने पहले कवर कर रखा है, थोड़े दिनों पहले आर्टिकल कवर किया था, तो फटाफट रिवीजन करेंगे जिससे आपको चीज़ें वापस से याद आ जाएं क्या क्या पढ़ा था। क्रिटिकल मिनरल्स क्या होते हैं दोस्तों? ये वो मिनरल्स होते हैं जो किसी देश की इकोनॉमिक डेवलपमेंट, उसकी नेशनल सिक्योरिटी के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। जैसा हमने पढ़ा, एग्जाम्पल मैंने आपको बता दिया। अब क्वेश्चन यहाँ पर यह है, क्रिटिकल मिनरल्स को जब देखते हैं दोस्तों तो कुछ कुछ देश हैं, उनकी ज़रूरत के हिसाब से उनके लिए वो मैटर करता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे अगर हम बात करेंगे तो यूएस ने अपने लिए यानी अमेरिका के लिए डिक्लेयर कर रखा है कि हमारे लिए 50 मिनरल्स की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, हमारे लिए 50 मिनरल्स बहुत क्रिटिकल हैं। यानी अमेरिका की इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए, नेशनल सिक्योरिटी के लिए 50 मिनरल्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं दोस्तों। ठीक है, तो इस तरीके से वो देश डिसाइड करता है कि मेरी रिक्वायरमेंट क्या है, मुझे किन किन चीज़ों की ज़रूरत है, उसके हिसाब से उतने मिनरल्स को अपनी लिस्ट में ऐड अप करते चले जाते हैं। अब वो लिस्ट को अपडेट भी कर सकते हैं समय के साथ में। मान लो ज़्यादा रिक्वायरमेंट है, अब कुछ नए मिनरल्स की ज़रूरत है तो उस लिस्ट में ऐड कर दिया जाएगा। तो अभी अमेरिका ने 50 मिनरल्स को क्रिटिकल मिनरल डिक्लेयर किया अपने देश के लिए, जापान ने 31 मिनरल्स को, यूके ने 18 मिनरल्स को, यूरोपियन यूनियन ने 34 एंड कनाडा ने 31। क्वेश्चन यह है, भारत ने कुछ कर रखा है या नहीं? बिल्कुल, इंडिया ने भी दोस्तों 30 क्रिटिकल मिनरल्स अपने लिस्ट में ऐड कर रखे हैं। भारत के लिए भी 30 मिनरल्स ऐसे हैं जो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हैं, बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल हैं। उन 30 मिनरल्स की लिस्ट आपके सामने है, मैं आपको पहले ये डेटा प्रोवाइड करवा चुका हूँ। प्लीज़ जिन्होंने नहीं ये लिया है डेटा, PDF ज़रूर डाउनलोड कर लेना और इन मिनरल्स को एग्ज़ाम में जाने से पहले एक बार बस खाली नज़र मार के चलेना, क्योंकि ऐसे याद रख पाना काफ़ी मुश्किल है, क्वेश्चंस बन सकते हैं। ठीक है,
अब जो ये 30 मिनरल्स है दोस्तों, जिसकी लिस्ट आपको ऊपर दिख रही है, जिसमें हैफनियम, इंडियम, लिथियम, ये सारी चीज़ें प्रेजेंट हैं, ये 30 मिनरल्स सबसे ज़्यादा कहाँ पे पाए जाते हैं? तो भारत में कुछ स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज आपको देखने को मिलेंगे, जैसे बिहार, गुजरात, झारखंड, ओडिशा, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ एंड जम्मू एंड कश्मीर। ये वो स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज हैं जहां पर हमारे ये 30 क्रिटिकल मिनरल्स पाए जाते हैं। क्लियर हो गया? अब दोस्तों इन क्रिटिकल मिनरल्स को मैनेज करने के लिए हमारे पास में एक बॉडी है, क्रिएशन ऑफ सेंटर ऑफ एक्सीलेंस। मतलब बॉडी है नहीं, इसको रेकमेंड किया है, ऐसी बॉडी होनी चाहिए जो मिनिस्ट्री ऑफ माइंस के अंडर में होगी। ये बॉडी क्या करेगी? ये जो दोस्तों पूरा सेंटर ऑफ एक्सीलेंस होगा, ये समय के साथ में इस लिस्ट को अपडेट करता हुआ चलेगा कि हाँ भारत को अब इन मिनरल्स की ज़रूरत है, तो यहाँ पे इसको अपडेट किया जाए। समझ गए? तो क्रिटिकल मिनरल का सिनेरियो है क्या दुनिया भर में? भाई आज के समय की सबसे अटमोस्ट डिमांड है ये। किसी भी देश के पास में इसका भंडार है, समझो यहाँ पर उसके भागे खुल चुके हैं। आने वाले समय पर इन्हीं क्रिटिकल मिनरल्स का सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाएगा। ठीक है, कि कुछ ही सेलेक्टेड कंट्रीज के पास ये मिनरल्स प्रेजेंट है, जैसे ऑस्ट्रेलिया के पास में 55% लिथियम के भंडार हैं, चाइना के पास में 60% रेयर अर्थ के भंडार हैं, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो अफ्रीकन कंट्री है, उस पर 75% कोबाल्ट है, इंडोनेशिया के पास में 35% निकल है, चिली के पास में 30% कॉपर रिजर्व्स हैं। समझ गए? तो कुछ ही देश है जिनके पास में ये भंडार है, उन्हीं देश के साथ में डील करा जाए, वहाँ से निकाला जाए, जैसे चाइना कर रहा है, वो भी चीज़ें हम यहाँ पे अपना सकते हैं। क्रिटिकल मिनरल्स का इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है, क्योंकि आज के समय पर पोल्यूशन कम करना हो, चाहे बैटरीज बनानी हो, चाहे कोई और डेवलपमेंट करना हो, डिफेंस के मामले में फर्टिलाइजर्स बनाने हो, मैग्नेट बनानी हो इंडस्ट्री के लिए, ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर में कुछ करना हो, डिफेंस आइटम बनाने हो, हथियार बनाने हो, टर्बाइंस बनानी हो, बैटरीज बनानी हो, सोलर पैनल्स बनाने हो, हर एक चीज़ में दोस्तों क्रिटिकल मिनरल्स एसेंशियल हैं, इनकी रिक्वायरमेंट पड़ेगी। तो ये सभी चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं आज के समय पर हमारे लिए। इस वजह से ये इंडस्ट्री भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन पिछले कुछ समय पर इन क्रिटिकल मिनरल्स को लेकर कुछ समस्याएं भी देखने को मिलेंगी। जैसे इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में देखें तो हमारे पास में ज़्यादा मिनरल्स हैं नहीं यार, थोड़े बहुत हैं, ज़्यादा नहीं है। इस चक्कर में हमारी डिपेंडेंसी दूसरे देशों पर ज़्यादा है। 100% इंपोर्ट कर रहे हैं हम लिथियम और निकल अलग अलग देशों से, 93% कॉपर इंपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है, ये यहाँ पर बताया गया। तो ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है हमारे लिए। दूसरा, चाइना एक बहुत बड़ा चैलेंज क्रिएट कर रहा है। भाई चाइना के पास में बहुत सारे रेयर अर्थ रिजर्व्स हैं, बहुत सारा ये क्रिटिकल मिनरल्स के भंडार हैं, लेकिन वो बीच बीच में क्या करते हैं, एक्सपोर्ट करने से मना कर देते हैं। भाई हमें ज़रूरत है अपने देश में, इसलिए हम एक्सपोर्ट नहीं करेंगे। अब हम कुछ कर नहीं सकते, रोक लगाएंगे तो रोक कुछ किया जाएगा क्या? कुछ नहीं किया जाएगा, खरीदना बंद ही करना पड़ेगा। उसका भी एक नुकसान है हमारे पास में। तो ये दोस्तों यहाँ पर एक बहुत बड़ा चैलेंज आपको देखने को मिलेगा। इसके लिए हमें कुछ स्टेप्स उठाने की ज़रूरत है, जैसे कि थोड़ा पैसा लगाइए और ज़्यादा से ज़्यादा एक्सप्लोरेशन कीजिए, इन्वेस्टमेंट कीजिए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में, रिसर्च डेवलपमेंट में, और इन डोमेस्टिकली मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर ध्यान दीजिए, ताकि हम क्रिटिकल मिनरल्स को ज़्यादा से ज़्यादा डोमेस्टिकली ढूंढ सकें और निकाल सकें। जैसे भी जम्मू एंड कश्मीर में एक बहुत बड़ी जो डिस्कवरी है वो भी यहाँ पर हुई थी। समझ गए? चलिए आते हैं उसके बाद में एक और इम्पॉर्टेंट आर्टिकल पर। पेज नंबर 4 पर प्रेजेंट है। ये आप देख पाओगे, ईरान के प्रेसिडेंट इब्राहिम रईसी। ठीक है, उनका देहांत जब हुआ तो उसके बाद में सारे के सारे जो मतलब डेथ के बाद की जो भी यहाँ पर एक्टिविटीज़ होती हैं उन सबको यहाँ पे फुलफ़िल किया गया। अब उस बेसिस पे दोस्तों अगर आप देखोगे, ईरान के जो ये प्रेसिडेंट हैं इब्राहिम रईसी, ये प्रेसिडेंट बने थे 2021 में, और इन्होंने इंडिया के साथ में रिलेशंस को बढ़िया तरीके से मैनेज किया। इंडिया के साथ में पार्टनरशिप मजबूत करके इन्होंने रखी। अभी रिसेंटली आपने देखा चाबार पोर्ट की जो डील हुई है ना, वो डील भी यहाँ पर ऑब्वियसली बात है, प्रेसिडेंट है तो उनका भी रोल था। तो वो डील हुई भारत की, 10 साल के लिए चाबार पोर्ट हमारे पास में ओनरशिप के तौर पर आ गया। आगे वो अपडेट होता चलेगा। तो इस आर्टिकल में क्या क्या चीज़ें बताई जा रही हैं वो फटाफट यहाँ पर देखते हैं। यहाँ पे बात की जा रही है, जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट हैं जगदीप धनखड़ साहब, ये पहुँच गए ईरान कल के दिन, ताकि जो भी मेमोरियल सर्विसेज के जो हो रही थी ये सारी इवेंट्स, इसमें पार्टिसिपेट किया जा सके। यहाँ पे आप देख पाओगे ये पूरा जो एक्टिविटी चल रही थी इसमें पार्टिसिपेट इन्होंने किया। और ये दुर्घटना जो है डेफिनेटली काफ़ी सैड थी। इंडिया इस चीज़ को यहाँ पर मेंशन करता है। उसके अलावा अभी अचानक से ईरान में लीडरशिप बदलेगी। भाई अभी इब्राहिम रईसी थे, अचानक से अब कोई नया प्रेसिडेंट बनेगा। अब कोई नया प्रेसिडेंट बनेगा तो इससे कहीं ना कहीं इंडिया रिलेशंस जो हैं, इंडिया ईरान के रिलेशंस, वो इम्पैक्ट होंगे। हमें ऐसा कुछ लगता है नहीं यार। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे और भी लोग हैं जो इंडिया के साथ में रिलेशंस को एस्टेब्लिश कर चुके हैं। अभी रिसेंटली 10 साल का एग्रीमेंट यहाँ पर किया गया है चाबार पोर्ट को लेकर। मिस्टर धनखड़ साहब ईरान के जो आज के समय के प्रेसिडेंट के तौर पर वर्क कर रहे हैं मोहम्मद मुकबिर, उनके साथ में भी बातचीत करके आए हैं और अपने कॉन्डोलेंस एक्सप्रेस किए हैं हम लोगों ने जो है ईरान के पास में।
अपना दुख भी प्रकट किया है, अपना शोक प्रकट किया है कि हाँ बहुत बुरा हुआ जो भी हुआ है। उसके अलावा जब वो इस एक्टिविटी में प्रेजेंट थे तो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ, उसके अलावा इराक, आर्मेनिया, अजरबैजान, वेस्ट एशियन कंट्रीज़ के और रशिया, चाइना के भी लीडर्स यहाँ पर दोस्तों प्रेजेंट थे इस पूरे के पूरे इवेंट के दौरान। ये यहाँ पर मेंशन किया जा रहा है। ठीक है, इब्राहिम रईसी जो कि इंडिया के पर्सपेक्टिव से एक अच्छे व्यक्ति थे, जिन्होंने बहुत अच्छी तरीके से पार्टनरशिप को एस्टेब्लिश कर रखी थी, इनके दौरान यहाँ पर इंडिया बहुत कुछ मतलब कह सकते हो कि ईरान में गेन किया हुआ है। वैसे आपको पता होगा ईरान के साथ में जो हमारे रिलेशंस वगैरह हैं वो फिर भी सही हैं, भले ही अमेरिका का कितना जोर पड़ा, अमेरिका का एक भारी इम्पैक्ट हमने देखा ईरान के ऊपर में। यूएस ने बहुत ज़्यादा प्रेशर डाला जिसके चक्कर में हमारा व्यापार वगैरह ईरान से बहुत कम हो गया है ना। तो आज व्यापार हम बहुत हल्का कर रहे हैं, बहुत कम कर रहे हैं। तेल तो हम परचेज ही नहीं कर रहे हैं, जबकि एक समय पर बहुत सारा तेल परचेज किया जाता था। तो देखते हैं फिलहाल आगे जैसे भी लीडरशिप बदलती है क्या होता है, रिलेशंस में क्या चेंजेस आते हैं। आई होप सब चेंजेस जो भी हो वो पॉजिटिव हो। तो दोस्तों जब दोनों देशों के रिलेशंस के बारे में बात करते हैं तो जैसा मैंने आपको बताया ईरान जो है एक इम्पॉर्टेंट नेशन है, भारत का बिल्कुल पड़ोसी देश है, ज़्यादा दूर नहीं है, पाकिस्तान के जस्ट पीछे ही है। और 1947 से पहले जब बंटवारा नहीं हुआ था तो उससे पहले सिंपल सी बात है ईरान हमसे बॉर्डर को शेयर करता था डायरेक्ट, है ना। यह है ईरान, पहले बंटवारा नहीं था तो इंडिया यहाँ तक फैला था। अब क्या है, पाकिस्तान है बीच में तो ईरान इधर आपको देखने को मिल जाता है। उसके बाद यहाँ पर बताया जा रहा है लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है ईरान की, क्योंकि अगर आप देखोगे तो ईरान एक ऐसा कंट्री है जिसके थ्रू हम ऊपर कनेक्टिविटी बना पाते हैं, क्योंकि इधर तो सीधा आ गया चाइना और इधर आ गया पाकिस्तान। दोनों ही यहाँ पर हमारे साथ में रिलेशंस को अच्छे रख नहीं रहे हैं, तो हम भी नहीं रख रहे हैं। अब रिलेशंस अच्छे हैं नहीं, हमें ऊपर जाना है, तुर्कमेनिस्तान, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान या उससे ऊपर रशिया पहुंचना है, तो दोस्तों हमारे पास में कोई रूट नहीं है। तो सीधा एक रूट बनता है यहाँ पर ईरान के अंदर चाबार पोर्ट के थ्रू। अब चाबार पोर्ट जिसका 10 साल का एग्रीमेंट भारत के पास में आ चुका है, तो चाबार पोर्ट के जरिए हम सीधा अफगानिस्तान में जाएंगे, अफगानिस्तान के थ्रू सीधा ऊपर सेंट्रल एशिया के अंदर, सेंट्रल एशिया से ऊपर रशिया, समझ गए। तो इसलिए जो लोकेशन है ईरान की वो बहुत इंपॉर्टेंट है भारत के लिए। उसके अलावा ईरान हमारे लिए एक समय पर कच्चे तेल के मामले में भी एक इंपॉर्टेंट कंट्री हुआ करता था, बहुत सारा कच्चा तेल परचेज करते थे, बट आज के समय पर नहीं कर रहे हैं क्योंकि अमेरिका ने सैंक्शंस लगा रखे हैं ईरान पर और बोल रखा है दुनिया भर की कंट्रीज से जो भी परचेज करेगा उसको भी भुगतना पड़ेगा। तो ईरान के पास में दुनिया में अगर आप देखोगे तो बहुत सारे कच्चे तेल और नेचुरल गैस के भंडार आज के समय पर प्रेजेंट हैं। उसके अलावा ईरान के थ्रू आईएनएसटीसी कॉरिडोर वर्क कर पाएगा। आईएनएसटीसी कॉरिडोर एक ऐसा कॉरिडोर है जिसके थ्रू यहाँ पे हम सीधा रशिया से जुड़ पाएंगे, क्योंकि यहीं पर हमारा चाबार पोर्ट है ईरान में, और चाबार पोर्ट से सीधा यहाँ पे आप देख पाओगे हम पहुंचेंगे अफगानिस्तान, या फिर अफगानिस्तान उधर पहुंच जाएंगे, या आप ऊपर सीधा निकल सकते हैं अजरबैजान के थ्रू आगे ऊपर सीधा रशिया में एंटर कर सकते हैं। ये दोस्तों आईएनएसटीसी कॉरिडोर है, तो यहाँ पर भी ईरान का एक इंपॉर्टेंट रोल है हमारे लिए। ठीक है, चाबार पोर्ट के बारे में बात करेंगे तो ये डिस्कस कर ही चुके हैं। चाबार पोर्ट में 2 मेन बंदरगाह हैं, एक शाहिद कलंतरी पोर्ट और दूसरा शाहिद बेहिश्ती पोर्ट। दोनों का एक्सेस भारत को रिसेंटली मिल चुका है। चाबार पोर्ट का इंपॉर्टेंस ये है कि भैया हमें पाकिस्तान से निकलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ऊपर व्यापार करना है सेंट्रल एशिया में या रशिया में, तो सीधा हम अपने पोर्ट के जरिए काम कर सकते हैं, ना किसी के ऊपर डिपेंडेंस रहेगा ना कुछ रहेगा। ठीक है, बात क्लियर हो गई। चलिए आगे आते हैं, पेज नंबर 13 वाले आर्टिकल के ऊपर में डिस्कशन करते हैं। यहां पर क्या बात हो रही है जरा इस बात को डिटेल से समझिएगा। एक सेकंड को यार, इसको जूम कर ले थोड़ा सा। ठीक है, अब आर्टिकल क्या बोलता है दोस्तों, आर्टिकल ये बोलता है कनाडा, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया एंड यूके, ये चारों देशों ने इंडिया से क्वेश्चन किया है कि भाई आप जरा क्लैरिफाई कीजिए कि आपने जो अपने राइस एक्सपोर्टर हैं उनको यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड फूड प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करने से क्यों रोका, और आपने जो यहाँ पर एक अप्रूवल दिया था कि हम क्या करेंगे, जो चावल हैं ब्रोकन राइस है वो कैमरून, टोगो, अल्जीरिया यहाँ सभी जगह पर भेजेंगे, तो आपने डिसीजन क्यों पलटा, आपने एक्सपोर्ट के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस क्यों लगाया। तो इंडिया से ये सवाल पूछे गए हैं, एक्सपेक्टेशन है इंडिया इन सब का रिप्लाई देगा। WTO की जो कमेटी ऑन एग्रीकल्चर की जो मीटिंग है 2 दिन की मीटिंग आज से शुरू होगी, हो सकता है आज भारत इसका जवाब दे। लेकिन सवाल यह है कि इंडिया ने वैसे क्या बोला है। देखो, इंडिया स्टार्टिंग में ही ये जो पूरा डिसीजन था इसको अपोज कर रहा था। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के बारे में समझिए थोड़ा सा। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन दोस्तों यहाँ पर कैसी बॉडी है, एक ऐसी बॉडी है जो दुनिया भर के व्यापार को मैनेज करने का काम करती है। ठीक है, कि भाई व्यापार में कोई प्रॉब्लम ना हो, सब कंट्रीज को प्रॉपर तरीके से सपोर्ट मिले। अब होता यहाँ पर दोस्तों एग्जैक्टली ये है कि ये ना कुछ रेगुलेशंस वगैरह भी लगाते हैं।
तो इन्होंने यहाँ पर एक कह सकते हो कि बोला कि भाई जो एक्सपोर्ट राइस वगैरह एक्सपोर्ट है वो करेगा, जो कौन कौन कंट्रीज़ करेंगी, तो इंडिया ने यहाँ पे बोला था एक्सपोर्ट करेंगे हम। अब दोस्तों यहाँ पर यह है कि प्रॉब्लम ये हो गई कि हमारे यहाँ पर खुद एक बहुत बड़ी कमी देखने को मिली ग्रेन्स की रिसेंटली, जिस चक्कर में हमें एक्सपोर्ट के ऊपर में बैन लगाना पड़ा। तो इंडिया उस चीज़ को दिखाता भी है, दर्शाता भी है कि भाई पहले क्या हम अपने देश की फूड सिक्योरिटी को मेंटेन नहीं करेंगे? भाई हमारे देश में खाने का अकाल पड़ जाए लेकिन हम फिर भी एक्सपोर्ट करते हैं, ऐसा नहीं हो सकता। तो एक्सपोर्ट के ऊपर बैन इसलिए लगाया, कमोडिटीज़ ऐसी जैसे राइस हो गया, वीट, शुगर, अनियन, इन सब के ऊपर इस बैन जो इसलिए लगा था ताकि यहाँ पे हम अपने देश के अंदर में फूड सिक्योरिटी को मेंटेन कर सके, देश के लोगों को खाना मिल सके। नहीं तो फिर एक तरफ एक्सपोर्ट भी करते रहते हैं, प्रोडक्शन बराबर हो नहीं रहता, तो महंगाई तो बढ़ती रहती, उन चीज़ों का कॉस्ट तो बढ़ता रहता। दूसरी चीज़ दोस्तों यहाँ पर प्रॉब्लम ये होती कि हमारे यहाँ पर खाने की कमी पड़ जाती। तो वो चीज़ यहाँ पर इंडिया एक्सप्लेन करता है कि भाई हमने स्पेशली राइस के ऊपर एक्सपोर्ट के ऊपर बैन लगाया, जिससे हमें लॉस भी हुआ। डेफिनेटली काफ़ी बड़ा एक्सपोर्ट के मामले में जो मार्केट है वो हिट किया है, लेकिन हम एक्सपोर्ट तभी करेंगे इन आइटम्स को जब हमारे पास में सरप्लस आइटम होगा। ये खुद यहाँ पर जो हमारे ऑफिशियल सब एक्सप्लेन कर चुके हैं, तो प्लीज़ आप हम पे जोर मत डालिए। जब एक्स्ट्रा होगा तभी तो कर सकेंगे, जब हमारे देश की नीड्स के हिसाब से उससे भी कम है तो हम कैसे एक्सपोर्ट कर देंगे? ठीक है, तो ये मैटर यहाँ पर उठा। सारा मैटर दोस्तों राइस को लेकर निकल कर आया। थोड़ा सा राइस के बारे में फैक्चुअल डेटा जान लीजिएगा प्रीलिम्स के लिए। यूपीएससी ने एक बार क्वेश्चन पूछ लिया था, ठीक है, इसके प्रोड्यूसर के मामले में। तो राइस एक स्टेपल फूड है, ज़्यादातर लोग यहाँ पर राइस को खाते हैं, कंज्यूम करते हैं, अक्सर सभी लोग खाते हैं। तो राइस एक खारिफ क्रॉप है जिसको उगाने के लिए टेम्परेचर लगभग 25 डिग्री सेल्सियस के ऊपर चाहिए, बारिश 100 सेंटीमीटर के आसपास चाहिए। उसके अलावा जो हमारे सदर्न स्टेट्स हैं, सदर्न स्टेट्स के साथ साथ दोस्तों वेस्ट बंगाल, यहाँ पे राइस का उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है। चावल के मामले में जो सबसे बड़े उत्पादक है, सबसे बड़े प्रोड्यूसर्स हैं, वो कौन कौन है? वेस्ट बंगाल, उत्तर प्रदेश एंड पंजाब। साथ ही साथ में हाई यील्डिंग स्टेट्स के मामले में पंजाब, तमिलनाडु, हरियाणा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, वेस्ट बंगाल एंड केरला। ये सभी स्टेट्स वो हैं दोस्तों जहाँ पर सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन किया जाता है चावल का। और ध्यान रखिएगा, दुनिया में चाइना के बाद इंडिया सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर आपको देखने को मिलेगा। चाइना अभी भी चावल का सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है, फिर भारत आपको सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर देखने को मिलेगा। एक बार क्वेश्चन इसी तरीके से इसी स्टेटमेंट के बेसिस पर पूछ लिया गया था। ठीक है, क्लियर हो गया? आई होप आपको हर एक चीज़ बेहतरीन तरीके से समझ में आई। चलिए, अब आता है आज का सबसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल पूरे वीडियो का। इसको मिस मत करना बिल्कुल भी। ये एडिटोरियल है, आज हमारे द हिंदू में एडिटोरियल काम के नहीं है, इस वजह से बिजनेस स्टैंडर्ड का एडिटोरियल लिया है जो सुपर इंपॉर्टेंट है। राइटर यहाँ पर बात करते हैं इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स के बारे में। तो पहला क्वेश्चन तो ये आता है, ये एडिटोरियल न्यूज़ में क्यों है? अच्छे से इसलिए सुनना है क्योंकि मेंस का क्वेश्चन मिलेगा लास्ट में। ये एडिटोरियल न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि साल 2023 जो था, हमने बोला था साल 2023 को हम इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स की तरह कंसिडर करेंगे। अब दोस्तों साल 2023 हो गया समाप्त, और अभी 29 मार्च को दोस्तों इसका जो क्लोजिंग सेरेमनी है वो यहाँ पर सपोर्ट की गई फूड एंड एग्रीकल्चर एडमिनिस्ट्रेशन के थ्रू, कि ठीक है यहाँ पर उसका क्लोजिंग सेरेमनी किया गया। पूरा साल हमने इस ईयर को सेलिब्रेट किया, और ज़्यादा से ज़्यादा जो मिलेट्स हैं, मिलेट्स क्या है? मोटे अनाज। एक तो आपका नॉर्मल यहाँ पर आपको ग्रेन्स देखने को मिलेंगे, गेहूं, चावल। मिलेट्स जो है मोटे अनाज हैं, जोवर, बाजरा, रागी, ये सब मिलेट्स हैं। इनके फ़ायदे ज़्यादा हैं। तो मिलेट्स को ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करने के लिए पूरे 2023 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स के तौर पर देखा गया, लेकिन अब वो 200 साल हो गया है समाप्त। अब ये बताया गया है, ये पूरा कॉन्सेप्ट वैसे मार्च 2021 में लाया गया था। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का 75वां सेशन चल रहा था। उस समय पर इंडिया ने ही यहाँ पर यह प्लान को प्रपोज किया कि भैया 2023 को हम इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स डिक्लेयर कर देते हैं। 70 देशों ने भारत के इस प्रपोजल को सपोर्ट भी किया। अब होता दोस्तों यहाँ पर यह है, गवर्नमेंट के बहुत सारे स्टेप्स उठाए गए। हमने पिछले साल बहुत सारे कदम उठाए हैं मिलेट्स के उत्पादन को भारत में बढ़ाने के लिए, लेकिन उसके बावजूद भी इंडिया बहुत सारी समस्याओं से गुजर रहा है। उन समस्याओं को यहाँ पर कैसे ख़त्म कर सकते हैं, अपने मिलेट्स को कंजम्पशन के रूप में कैसे बढ़ा सकते हैं, उसके बारे में राइटर ने इस आर्टिकल में चीज़ों को एक्सप्लेन किया है। तो ये बेसिस क्या है इस एडिटोरियल का, वो समझ में आ गया। अब चलिए आते हैं रियलिटी के ऊपर, राइटर क्या बोलते हैं। राइटर पहले मिलेट्स के बारे में बताते हैं, समझ लीजिएगा पहले मिलेट्स हैं क्या। मिलेट्स आपके स्मॉल सीड ग्रास देखने को मिलेंगे। एक होता है अनाज और दूसरा होता है मोटा अनाज। तो मिलेट्स आपका मोटा अनाज है,
जिसको ह्यूमन फूड के साथ साथ एनिमल के चारे के तौर पर भी इस्तेमाल किया जाता है। अब क्वेश्चन यह है, कोई नई चीज़ है क्या? दोस्तों कोई नई चीज़ नहीं है। मिलेट्स बहुत पुराना यहाँ पर इंडिया का कनेक्शन के साथ में देखने को मिलता है। इवन जो हमारे प्री हिस्टोरिक टेक्स्ट है उसमें मिलेट्स के बारे में मेंशन किया गया है। लेकिन जैसे जैसे ग्रीन रिवॉल्यूशन आया 1960s में, तो ज़्यादा से ज़्यादा गेहूं चावल को प्रायोरिटी दी गई, और जैसी गेहूं चावल के ऊपर ज़्यादा लोगों की प्रायोरिटी हुई, मिलेट्स को हम भूल से गए। आज के समय पर कोई बात ही नहीं करता मिलेट्स की। एक समय पर केवल मिलेट्स ही खाए जाते थे। अब मिलेट्स में आप देख पाओगे तीन मेजर मिलेट्स आती हैं, जोवर, बाजरा और रागी। जोवर जिसका इंग्लिश जो नेम है वो है सोरगम, बाजरा का पर्ल है, रागी का फिंगर है। तो ये 3 मेजर मिलेट्स हैं और 6 माइनर मिलेट्स हैं, जिसमें आता है सांवा, बार्री, काकुम, उसके अलावा दोस्तों यहाँ पर कुटकी। तो इस तरीके के यहाँ पे कुछ मिलेट्स आपको नजर आएंगे। क्लियर हो गया मिलेट्स क्या होता है, ये आपको समझ में आ गया। अगर आप मिलेट्स का कंपैरिजन गेहूं या चावल से करोगे तो दोस्तों मिलेट्स ज़्यादा फायदेमंद है। उसको लेकर एक रिपोर्ट है, इसको रिपोर्ट को आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। उससे अच्छी बात एक चीज़ ये भी है कि जब आप चावल की खेती करोगे या गेहूं की खेती करोगे तो चावल की खेती करते वक्त आपको बहुत सारी चीज़ें चाहिए होती है। जैसे भरपूर मात्रा में पानी चाहिए होता है ना भाई। चावल की खेती बिना पानी के नहीं हो सकती, जबकि मिलेट्स को उगाने के लिए इतना कुछ चीज़ों की ज़रूरत पड़ती नहीं है। अब चावल की खेती जब गर्मी ज़्यादा पड़ जाएगी तो ख़राब हो जाएगी, सूखा पड़ गया तो ख़राब हो जाएगी। लेकिन दोस्तों मिलेट्स ये ऐसे अनाज हैं, ऐसे मोटे अनाज हैं ये, जो कि गर्म टेम्परेचर को भी झेल सकते हैं, प्लस अगर पानी ने कम भी मिलता है उस चीज़ को भी झेल सकते हैं। उस कंडीशन में भी बढ़िया तरीके से ग्रो कर सकते हैं। तो इस चक्कर में यहाँ पर मिलेट्स को ज़्यादातर हम जून से लेकर जुलाई के पीरियड में लगाते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो सॉइल टेम्परेचर है इस मिलेट्स की सीड्स को अच्छे से ग्रो करने के लिए वो 20 से 30 डिग्री सेल्सियस चाहिए होता है। मिलेट्स को पानी मिले, अगर थोड़े कम मात्रा में मिलता है तो भी बढ़िया तरीके से ग्रो कर जाएंगे, या फिर कुछ ऐसी सॉइल है जहाँ पे मॉइस्चर कम है, नमी कम है, उसमें भी बढ़िया तरीके से ग्रो कर सकते हैं। तो इसमें कोई ज़्यादा रिक्वायरमेंट्स की ज़रूरत होती नहीं है। तो क्लाइमेट चेंज की जो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है उसका सल्यूशन है एग्रीकल्चर सेक्टर में मिलेट्स। सॉइल रिक्वायरमेंट की बात करेंगे तो चाहे कैसी ही सॉइल हो, चाहे बहुत ख़राब से ख़राब मिट्टी हो जिसमें उपजाऊपना बिल्कुल ना हो, उसमें भी मिलेट्स ग्रो कर सकते हैं, जबकि दूसरा अनाज ग्रो नहीं करेगा। अब दोस्तों मिलेट्स का करंट स्टेटस क्या है इंडिया के पर्सपेक्टिव ज़रा ये डिस्कस करते हैं। तो इंडिया में मिलेट प्रोडक्शन की जब आप पूरा का पूरा डेटा देखोगे तो इंडिया एक साल में 17 मिलियन टन से ज़्यादा मिलेट्स को प्रोड्यूस करता है। 17 मिलियन टन का मतलब आप समझ गए। इसका मतलब है एशिया का 80% मिलेट्स कंट्रीब्यूशन इंडिया से हो रहा है। दुनिया में जितना भी मिलेट्स का उत्पादन हो रहा है इसका 20% कंट्रीब्यूशन भारत से हो रहा है। अब मिलेट्स के मामले में 10 राज्य हैं जहां पे सबसे ज़्यादा इनको ग्रो किया जाता है। वो कौन कौन से हैं? राजस्थान, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटका, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना। सबसे ज़्यादा जो मिलेट्स उगाते हैं भारत में, जितने मिलेट्स उगाए जाते हैं उसमें से 3 जो हैं वो सबसे ज़्यादा उगाए जाते हैं। 70% उन्हीं की खेती की जाती है, जिसमें जोवर, बाजरा और रागी है। यानी इसी वजह से इनको मेजर मिलेट्स बोला जाता है। क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि हमने जो इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स को पूरी तरह से रिकॉग्नाइज किया कि भैया 2023 को हम इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स की तरह देखेंगे, तो उस ईयर का इंपॉर्टेंस क्या है ज़रा वो डिस्कस कर लेते हैं। उसका सिग्निफिकेंस क्या है? सबसे पहला सिग्निफिकेंस है दोस्तों, ये जो पर्टिकुलर ईयर है, इस पूरे ईयर का मेन पर्सपेक्टिव है कि मिलेट्स को ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करना नेशनल लेवल पर और ग्लोबल लेवल पर। जो भारत ने किया, G20 का समिट हुआ, दुनिया भर के लीडर्स भारत में प्रेजेंट थे, मीटिंग चल रही थी, हमने वहां पर भी मिलेट्स को ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट किया। दूसरा इंपॉर्टेंस इस साल का ये रहा, हमने इस क्रॉप का कमर्शलाइजेशन बढ़ाना था। इस क्रॉप को ज़्यादा से ज़्यादा उगाना था, फार्मर्स ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करें, कुकीज़ बने और भी डिशेस यहाँ पर बनाई जाएं, जो कि किया गया। लगभग 1000 स्टार्टअप्स दोस्तों मिलेट्स का यूज़ करने लगे प्रोडक्शन के मामले में। इसलिए ये साल इंपॉर्टेंट था, ये करना ज़रूरी था। तीसरा, हमने मिलेट्स के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज स्प्रेड की, लोकल लेवल पर, ग्लोबल प्लेटफॉर्म्स पे, जहाँ पे हुआ वहाँ हमने डिस्कशन किया कि भाई अगर क्लाइमेट चेंज हो रहा है, टेम्परेचर अच्छा नहीं है, आप प्रॉपर खेती नहीं कर पा रहे हैं, तो उस कंडीशन में भी फूड सिक्योरिटी को मेंटेन करने के लिए, लोगों तक प्रॉपर खाना पहुंच सके, उस चीज़ को सुनिश्चित करने के लिए हम मिलेट्स को प्रोड्यूस कर सकते हैं। अब बात यह है कि मिलेट्स का जो फ़ायदा है, बेनिफिट्स जो हैं एज अ क्रॉप, वो बेनिफिट्स क्या देखने को मिलेंगे? सबसे पहला है न्यूट्रिशनल और हेल्थ बेनिफिट। अगर आप में से कई सारे लोग खाते होंगे,
है ना, जोवर, बाजरा, रागी, इनका यूज़ करते होंगे, तो ये ज़्यादा न्यूट्रिशियस है एज़ कम्पेयर टू दी दूसरे सीरियल्स। ये बात कोई और नहीं, ICAR, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मिलेट्स, रिसर्च करता है। इनका कहना यह है कि मिलेट्स में 7 से 12% प्रोटीन है, 2 से 5% फैट, 65 से लेकर 75% कार्बोहाइड्रेट और 15 से 20% डाइटरी फाइबर जो ज़रूरी है। तो ये जो मिलेट्स हैं ये ज़्यादा न्यूट्रिशियस हैं, इनमें प्रोटीन, फैट, फाइबर ज़्यादा है और ये ग्लूटेन फ्री हैं। ग्लूटेन फ्री मतलब आप देख पाओगे इससे कोई ज़्यादा प्रॉब्लम, ज़्यादा डिजीज़ आपको होगी नहीं। ग्लाइसेमिक इंडेक्स में लो है, डायबिटीज़ नहीं होगी। ठीक है, तो मिलेट्स जो है अगर आप ज़्यादा कंज्यूम कर रहे हो तो इससे खून बढ़ेगा बॉडी में, कैल्शियम की जो कमी है वो पूरी हो जाएगी। हार्ट से संबंधित कोई प्रॉब्लम्स है तो उनको मिलेट्स का कंजम्पशन करना ही करना चाहिए। तीसरी चीज, रिच सोर्स ऑफ माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। आज सबसे ज़्यादा जो बड़ी प्रॉब्लम है इंडियंस में वो क्या है, हम खाना तो खाते हैं, खाने में प्रोटीन, फैट, ये सब चीज़ें कंज्यूम कर लेते हैं, ठीक है, लेकिन जो प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट दोस्तों ये आपके मैक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स में अभी भी यहाँ पर कोई भी व्यक्ति ध्यान नहीं देता। मिलेट्स ऐसी चीज़ है जिसके अंदर आपको मैक्रोन्यूट्रिएंट्स के साथ साथ माइक्रोन्यूट्रिएंट्स भी मिल जाते हैं। माइक्रोन्यूट्रिएंट जैसे कैल्शियम, आयरन, जिंक, आयोडीन जैसी चीज़ें दोस्तों आपको डायरेक्टली मिलेंगी। जिंक जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे बॉडी के लिए। ठीक है, तो वही कहने का मतलब है जब आप चावल, गेहूं से कंपैरिजन करोगे तो 3 से 5 गुना ज़्यादा पौष्टिक आपको देखने को मिलेंगे ये मिलेट्स इन टर्म्स ऑफ प्रोटीन, मिनरल्स एंड वाइटामिन्स। बच्चे के ग्रोथ के लिए, बच्चे के डेवलपमेंट के लिए यहाँ पर उसको मिलेट्स दिए जा सकते हैं और ज़्यादा बेटर रहेगा। एक और फ़ायदा है यहाँ पर मिलेट्स का, वो है फूड सिक्योरिटी। फूड सिक्योरिटी में पहला चीज़, ये भुखमरी से लड़ने में मदद कर सकता है भैया, कि जैसे मैंने आपको पहले बताया कि भाई दुनिया भर का टेम्परेचर बदल रहा है, क्लाइमेट चेंजेस हो रहे हैं, तो कोई फसल सही से उग पा रही है, कोई नहीं, फसल की कमियां हो जा रही हैं, अनाज की कमी हो जा रही है, तो उस कंडीशन में मिलेट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोड्यूस कर सकते हैं। कैसा भी टेम्परेचर हो झेल जाएगा ये, है ना। कोई भी बीमारी यहाँ पर इनके पौधों को लगती नहीं है, कोई भी बीमारी इन फसलों में लगती नहीं है, इनको लंबे समय तक स्टोर करके रख सकते हैं, तो अच्छी चीज़ें हैं ये, तो इससे फूड सिक्योरिटी मेंटेन हो पाएगी। फिर एक और फ़ायदा है इसका, वो है एनवायरमेंटल फ़ायदा। जैसे मिलेट्स जो है दोस्तों ड्राफ्ट रेजिस्टेंट है, कहीं पर सूखा पड़ गया है तो कोई बात नहीं, सूखा पड़ जाएगा, आपको थोड़ा बहुत पानी ज़रूरत होगी, उसके बेसिस पर आप मिलेट्स उगा सकोगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ड्राई लैंड एरियाज़ में आराम से उग जाएंगे। तो इससे जो आपको बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र चाहिए होते हैं ना, खाद चाहिए होता है उगाने के लिए, अलग अलग केमिकल्स चाहिए होते हैं, उन सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, मिलेट्स ऐसे ही उग जाएंगे। फिर एक और फ़ायदा है इकोनॉमिकल फ़ायदा। मिलेट्स दोस्तों यहाँ पर हमारे फार्मर्स को, हमारे किसानों को एक बढ़िया सोर्स ऑफ इनकम दे सकते हैं, क्योंकि कहीं पर सूखा पड़ रहा है तो फिर वो फार्मर्स उसका यूज़ करें, वो मिलेट्स उगाएं। जो क्रॉप में लॉस हो रहा है ना, क्योंकि फसल आप उगा रहे हो, कहीं बारिश नहीं हुई तो दिक्कत हो गई, लॉस हो जाएगा, सूखा पड़ गया तो लॉस हो जाएगा, बहुत बड़ा लॉस होगा फार्मर्स का। तो उस बेसिस पर मिलेट्स का प्रोडक्शन में अगर आप देख पाओगे तो आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो लग भी कम रहा है, ज़्यादा कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें देनी भी नहीं पड़ रही हैं, उसके अलावा यहाँ पर रिटर्न मिल रहा है। ठीक है, तो फार्मर्स की इनकम बढ़ सकती है, लेकिन दिक्कत क्या है, दिक्कत यह है कि आप, मैं, हम लोग मिलेट्स का कंजम्पशन नहीं कर रहे हैं। ठीक है, हम कंज्यूम ही नहीं कर रहे हैं, इसकी डिमांड ही नहीं है, लोगों के पास में इतनी अवेयरनेस ही नहीं है। पहले के लोग जानते हैं, लेकिन हम जो नई जनरेशन है वो उसको यहाँ पर इग्नोर कर चुकी है, भूल चुकी है, तो ये भी एक दिक्कत है। फिर यहाँ पर एक सोशली भी इसका एक फ़ायदा है, वो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को फुलफिल करने का काम करता है। मिलेट्स में वो पोटेंशियल है कि आपका, जैसे कि जो हमारे गोल है ना, 17 गोल हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, 2030 तक दुनिया भर की कंट्रीज़ को अचीव करना है। उसमें गोल नंबर 2 है ज़ीरो हंगर, भुखमरी को ख़त्म करना। गोल नंबर 3 गुड हेल्थ की बात करना। गोल नंबर 12 सस्टेनेबल कंजम्पशन की बात करना। गोल नंबर 13 क्लाइमेट एक्शन की बात करना। ये सारी चीज़ें फॉलो या फुलफिल तभी कर पाएंगे जब हम मिलेट्स को ज़्यादा, कह सकते हो, महत्व दे रहे होंगे। तो ये हो गया दोस्तों उसके इंपॉर्टेंस के बारे में बात, उसके फ़ायदे के बारे में बात। अब आता है एक रियल क्वेश्चन, देश में जो मिलेट प्रोडक्शन है, जब इसके इतने सारे फ़ायदे हैं तो क्यों नहीं कर रहे हैं हम लोग? क्योंकि दोस्तों इसमें बहुत सारी चुनौतियाँ, बहुत सारे चैलेंजेस हैं सामने हमारे। जैसे चैलेंज नंबर 1, मोनोक्रॉपिंग को अपना रहे हैं। जो ग्रीन रिवॉल्यूशन आया दोस्तों, हरित क्रांति हुई, वो भी ज़रूरी थी देश में, बट उससे क्या हुआ, हम गेहूं चावल को ज़्यादा उगाने लगे, ज़्यादा वैल्यू देने लगे और मिलेट के कल्टीवेशन को भूल गए। तो वही चीज़ हो गई, एक समय पर जो ग्रीन रिवॉल्यूशन आया था उससे पहले हम मिलेट का कल्टीवेशन 37 मिलियन हेक्टेयर्स के एरिया में करते थे, वो कम होकर आज के समय पर केवल 14 मिलियन हेक्टेयर्स के एरिया में हो रहा है। ये दिक्कत है।
दूसरा चैलेंज है कि भाई प्रोडक्शन इसका कम हो चुका है। अगर आप देखोगे दोस्तों, लास्ट ईयर या पहले के समय पर जो प्रोडक्शन है उसके मामले में बहुत कम हो चुका है। 7.4% से यहाँ पर प्रोडक्शन कम होता चला जा रहा है। फिर एक और प्रॉब्लम है, जो मिलेट्स के थ्रू रिटर्न मिल रहे हैं वो भी ज़्यादा बढ़िया रिटर्न नहीं है, ये भी एक दिक्कत है। जबकि गेहूं चावल पर रिटर्न बढ़िया मिल रहा है, गेहूं चावल पर एमएसपी भी बढ़िया मिल रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है फार्मर्स क्यों चूज करेंगे मिलेट्स को। ठीक है। फिर एक और प्रॉब्लम है डिक्लाइनिंग इन मिलेट इनटेक। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि जो मिलेट्स है दोस्तों वो लोग भूल चुके हैं, है ना। जो एवरेज इनटेक है मिलेट के अंदर में वो डिक्लाइन हो रहा है। अगर ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका यूज़ करने लगेंगे, खाने लगेंगे, तो ऑब्वियस सी बात है वापस इसकी डिमांड ग्रो होगी, प्रोडक्शन इंप्रूव होगा, हर चीज़ इंप्रूव होगी। बट हम इग्नोर कर चुके हैं, आज कोई इसका यूज़ नहीं करना चाहता। फिर बात आती है प्रॉपर तरीके से सप्लाई या और डिमांड ना होना। NSSO हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर सर्वे आया हाल ही में। उस सर्वे अकॉर्डिंग बताया गया कि जो मिलेट्स है वो लोगों की पहली चॉइस है ही नहीं, बहुत कम चॉइस है। केवल 10% से भी कम शहर और गांव में रहने वाले लोग यहाँ पर मिलेट्स को थोड़ा सा प्रायोरिटी पे रख रहे हैं, अदरवाइज कोई नहीं रख रहा। ठीक है, तो ये भी एक बहुत बड़ी दिक्कत के तौर पर देखने को मिलेगा। फिर एक और प्रॉब्लम है प्रोसेसिंग इशू। कुछ मिलेट्स में बहुत सारी मल्टीपल प्रोसेसिंग लगती है उस ग्रेन रिकवरी को लेकर, उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू को मेंटेन करने के लिए, तो यहाँ पर थोड़ा चैलेंज हो जाता है। प्लस शेल्फ लाइफ थोड़ी सी कम होती है। जो हमारी प्रोसेस मिलेट्स होती है ना, मिलेट फ्लावर वगैरह आपको देखने को मिलेगा, जैसे कि है ना, इनका आटा बना दिया जाता है, बाजरे का आटा, जोवर का आटा, है ना। तो इनकी जो शेल्फ लाइफ होती है वो बहुत ख़राब होती है, शेल्फ लाइफ कम है, थोड़े कम समय तक आप रख पाओगे उसे, तो ये भी एक प्रॉब्लम होती है। ठीक है। उसके अलावा अगर आप देख पाते हो तो मिलेट्स में एक चीज़ और है, अगर आप मिलेट और वीट को कंपैरिजन करोगे तो थोड़ा सा यहाँ पर एक दिक्कत ये नज़र आती है। जो वीट होता है, जो हमारा गेहूँ होता है, गेहूं का जो आटा होता है, उस आटे में पानी मिलाओ, आराम से गूंथ जाता है, आराम से यहाँ पर आप उसका डो बना के, और काफ़ी इलास्टिसिटी होती है, आराम से रोटी वगैरह बना सकते हैं। लेकिन मिलेट्स में थोड़ा सा ये मुश्किल हो जाता है क्योंकि ये ग्लूटेन फ्री है। तो इस चक्कर में दोस्तों यहाँ पे मिलेट्स का थोड़ा सा जो डो है वो हार्ड बनता है, चपाती बनाने में थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है, थोड़ी हार्ड चपाती बनती है। तो इस चक्कर में भी कई सारे लोग प्रेफर नहीं करते इसको, है ना। तो ये दोस्तों यहाँ पे कुछ चैलेंजेस हो गए मिलेट से संबंधित। अब बात आती है कि ये सब तो चलो ठीक है, उसके बदले में राइटर क्या बताता है हमें क्या करना चाहिए। तो जब प्रॉब्लम्स हैं तो सोल्यूशन कुछ ना कुछ होंगे। राइटर बोलते हैं सबसे पहली चीज़, हमें भारत की जो एग्रीकल्चर पॉलिसी है उसमें चेंजेस करने होंगे, मिलेट्स को सबसे ऊपर रखना होगा। भारत की आगे 10 साल, आने वाली 10 साल की जो एग्रीकल्चर पॉलिसी है उसमें मिलेट्स को सबसे ऊपर रखो। दूसरा, मिलेट्स पे ज़्यादा से ज़्यादा MSP दी जाए, है ना, जो आपको कह सकते हो कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस है वो दिया जाए। राशन में मिलेट्स को प्रमोट किया जाए, मिड डे मील्स स्कीम में मिलेट्स को प्रमोट किया जाए, तो इससे यहाँ पर इसके बारे में लोगों तक अवेयरनेस फैलेगी। फिर एक और काम कर सकते हैं, मिलेट्स के प्रोडक्शन, प्रोसेसिंग, स्टोरेज, इन तीनों को बढ़ाना होगा, ज़्यादा तेज़ी से इंक्रीज करना होगा, मार्केटिंग करनी होगी, लोगों तक इसके बारे में जानकारी पहुँचानी होगी, मिशंस चलाने होंगे, स्टेट गवर्नमेंट को यहाँ पर मिशंस लॉन्च करने होंगे ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा मिलेट्स को प्रोड्यूस कर रहा हूँ, हाँ प्रोडक्शन तो करना है, उसके बारे में जागरूकता फैला सके, उसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर जानकारी लोगों तक दे सकें। ठीक है, तो ये एज अ सोल्यूशन के तौर पर हम कर सकते हैं। क्लियर हो गया, इंपॉर्टेंट एडिटोरियल था। चलिए अब आते हैं आज के मेंस के क्वेश्चन के ऊपर में। इसी आर्टिकल के ऊपर बेस्ड है, देखते हैं आपने कितने अच्छे से आर्टिकल को सुना है। क्वेश्चन बोलता है व्हाट आर द चैलेंजेस इन इंडियाज एफर्ट टू रिवाइव द कल्टीवेशन एंड कंजम्पशन ऑफ मिलेट्स। इंडिया लगातार जो एफर्ट लगा रहा है कि भाई ये जो कंजम्पशन है मिलेट्स का, मोटे अनाज का, लोग वापस से कंजम्पशन शुरू कर दें, इसका उत्पादन बढ़ जाए, है ना। तो इसको वापस से पुनर्जीवित करने के लिए, ये काम दोबारा से करने के लिए आज के समय पर जो इंडिया एफर्ट कर रहा है उसमें क्या क्या चुनौतियां हमको फेस करनी पड़ी हैं, ये आपने बताना है। ठीक है, तो एक बार हिंदी में रेट कर देता हूं ताकि हिंदी माध्यम वाले एस्पिरेंट भी बढ़िया से पढ़कर एक बढ़िया सा आंसर लिख सकें। क्वेश्चन है बाजरा। जब भी आप मिलेट टाइप करोगे बाजरा आएगा, बट मिलेट होते हैं हमारे मोटे अनाज। तो जैसे मिलेट्स मोटे अनाज की जो खेती है और खपत को पुनर्जीवित करने के भारत के प्रयासों में क्या चुनौतियां हैं, 250 शब्दों में बताइए। आंसर लिखने के बाद में कहाँ पे सबमिट करना है, टेलीग्राम पर जाना, वहाँ पे जाके सर्च बॉक्स में लिखना दीपक यादव एजुकेशन मेंस ग्रुप, फुल फॉर्म लिखना है, मेरा टेलीग्राम चैनल मिलेगा, वहाँ पे ऑलरेडी 78,000 से ज़्यादा लोग जुड़ चुके हैं। आप भी जुड़कर अपने आंसर्स को लेकर सबमिट कर सकते हो।
अपने आंसर को सबमिट करने के साथ साथ एक छोटा सा काम और करना है, एटलीस्ट सभी लोगों को 2-2 आंसर्स रिव्यू करने हैं। जब आप सभी लोग 2-2 आंसर्स को रिव्यू करोगे, बहुत सारे फायदे होंगे आपको भी, सामने वाले को भी। आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मिलेंगे जो आप अपने नोट्स में इंक्लूड कर सकते हो। सामने वाले के आंसर में अगर कोई मिस्टेक होती है तो आप उनको बता सकते हो कि यहाँ पर इंप्रूवमेंट की आवश्यकता है। तो इस प्रकार से कोऑपरेटिव वे में वो पूरा का पूरा ग्रुप काम कर रहा है। तो ये था डिस्कशन। आई होप दोस्तों आपको मजा आया होगा, बहुत सारी जानकारी मिली होगी। तो चलिए बात करते हैं अपने प्रैक्टिस क्वेश्चन की। स्टार्टिंग में जो क्वेश्चन दिया गया था कि कार्लसबर्ग रिज कहाँ पे लोकेटेड है, तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, इंडियन ओशन में आपको ये लोकेटेड देखने को मिलेगा। ठीक है, फिर स्टार्टिंग में मैंने आपको मैप का क्वेश्चन दिया था नाइल रिवर के बारे में। भैया नाइल नदी को अच्छे से मैप में देख लेना। तो नाइल नदी को अगर आप देखते हो दोस्तों, तो ये हमारे ईस्टर्न अफ्रीका में साउथ टू नॉर्थ यहाँ पे बहती है। आप अगर अच्छे से देखना चाहें, अरे यार ये क्या हो गया, मैं ईरान का मैप लिया है नाइल नदी की जगह, कोई बात नहीं। तो नाइल नदी यहाँ पर दोस्तों अफ्रीका के अंदर बहती है, ध्यान रखिएगा इसके बारे में। ये कहाँ से आती है, तो हमारा जो अफ्रीका के अंदर में साउथ वाला पोर्शन है, साउथ से नॉर्थ तक पूरे एरिया को कवर करती है। 11 अफ्रीकन कंट्रीज से ये नाइल नदी गुजरती है, और वो 11 कंट्रीज कौन कौन सी हैं उनके नाम यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। नाइल नदी की कुछ इंपॉर्टेंट ट्राइब्यूटरीज हैं, सहायक नदियाँ हैं, जैसे वाइट नाइल, ब्लू नाइल और एडबारा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट इसकी ट्राइब्यूटरीज यानी सहायक नदियाँ भी देखने को मिल जाती हैं। ठीक है, चलिए आगे आते हैं और करते हैं अपने इस सेशन को समाप्त। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, हैव नाइस डे, थैंक यू एंड जय हिंद।